एलेनोर को ड्रैगन खाद भेजने के बाद रीटा घर छोड़कर चली गई। उसने निवालिस को पीछे छोड़ दिया ताकि ऐसा लगे कि घर पर अभी भी कोई है। फिर हवाई अड्डे में घुसने के लिए तारांकन भेज तारांकन अदृश्यता तारांकन और तारांकन प्रेत चाल तारांकन का इस्तेमाल किया। वह एक छोटी सी बिल्ली में बदल गई जो बीजिंग जाने वाली एक मुफ्त उड़ान में पालतू ऑक्सीजन केबिन के एक कोने में छिप गई। पूरी प्रक्रिया इतनी सहज थी कि उसे उन दिनों की याद आ गई जब वह चुपके से बिस्तर के नीचे घुस जाती थी। आजकल खिलाड़ियों के लिए बिना टिकट के हवाई जहाज में चुपके से चढ़ना दुर्लभ था। आखिरकार अदृश्यता की औषधियां टिकटों से ज्यादा महंगी होती थीं और अदृश्यता के हुनर वाले खिलाड़ी आमतौर पर किराया चोरी करने के लिए इतने बेताब नहीं होते थे। केवल कुशल लेकिन शरारत करने के शौकीन चालाक खिलाड़ी ही ऐसी जटिल योजनाओं की परवाह करते थे। खेल के आक्रमण के बाद से हवाई अड्डों ने खिलाड़ियों को कभी कभी चुपके से विमान में चढ़ते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कोई खास सावधानी नहीं बरती। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, मुनाफा बहुत कम था और इससे बेवजह परेशानी हो सकती थी। आखिरकार अगर इतनी ताकत वाला कोई व्यक्ति चुपचाप इधर उधर घूम रहा हो और किसी को नुकसान न पहुंचा रहा हो तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। रीटा पूरी उड़ान के दौरान सोती रही और बीजिंग पहुंच गई। अदृश्य होने के बाद वह तारांकन फैंटम शिफ्ट तारांकन का इस्तेमाल करके एलेनोर के घर के पास वाली गली में पहुंची और पास पहुंचते ही बिल्ली का रूप धारण कर लिया। यह इलाका एलेनोर के घर के पास था और रीटा अपनी फिल्म की शूटिंग के दिनों में पहले भी वहां खाना खाने आ चुकी थी। शाम के 4 बज रहे थे और कालकोठरी के द्वारों के आसपास जमा भीड़ के अलावा सड़कें अपेक्षाकृत खाली थीं। द्वार नए व्यावसायिक केंद्र या मेट्रो स्टेशन बन गए थे और सारी चहल पहल उनकी ओर खींची चली आ रही थी। सिर्फ आधे साल में कई शहर पूरी तरह बदल गए थे। रीटा छतों पर कूद पड़ी, कुछ छतों पर से दौड़ते हुए एलेनोर के घर के पास एक बड़े पेड़ पर पहुंची और वहां पेड़ के नीचे उसने रिक को बातें करते देखा, कैमिला और हेनरी के साथ। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये जानने की उत्सुकता नहीं थी कि तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, बल्कि यह सोचकर उत्साह था कि तीनों से एक साथ निपटना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दुश्मन इकट्ठे होते हैं, यह एक ऐसा बुफे जैसा होता है जहां आप जी भरकर खा सकते हैं। तारांकन चून की तारांकन एनिमेगस तारांकन के इस्तेमाल से उसे तारांकन दिव्य उपहारों तारांकन के अलावा किसी भी कौशल का उपयोग करने से रोका जा रहा था। रीटा एक कोने में छिप गई, एक अदृश्यता औषधि पी ली और अपना रूप बदलने के लिए तारांकन भेस तारांकन का इस्तेमाल किया। फिर वह तीनों के पास गई और उन पर तारांकन अंतर्दृष्टि तारांकन का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही, तीनों लेवल 8 के थे, उससे कम नहीं। रीटा की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी जब उसने उन्हें देखा और सोचा कि वह कितने सारे गुण अंक चुरा सकती है। बस उसे इस बात से चिढ़ थी कि कैमिला और हेनरी के चरित्र में कुछ खास नहीं दिख रहा था। वह एक बार उन्हें जहर देना चाहती थी, लेकिन नीतियों ने इसकी इजाज़त नहीं दी। ये बात उसे अब भी खटक रही थी। कोई बात नहीं, वह अपना समय बिता सकती थी। रीटा एक कोने में दुबक गई और वापस बिल्ली में बदल गई। लगभग 10 मिनट तक इधर उधर भागने के बाद रीटा, जो पहले से ही उच्च गुणवत्ता वाला तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन पी चुकी थी, 2 बिल्लियों और एक कुत्ते को साथ लेकर पेड़ पर लौट आए। तीनों जानवर बुजुर्गों और 3 नौजवानों से थोड़ी दूरी पर खड़े थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और प्यारी लग रही थीं। हेनरी तुरंत उठ खड़ा हुआ और जानवरों के लिए खाना लाने की पेशकश की। ये कुछ अच्छे लोगों की सूची बनाने का एक बेहतरीन मौका था। एक बुजुर्ग महिला भी उनके लिए मछलियां लाने के लिए उठ खड़ी हुई। रीटा अब अपने नए नए जानवरों के समूह का नेतृत्व करते हुए पेड़ के पास बैठ गई और दूसरे बिल्लियों और कुत्तों को मस्ती करते हुए देखने लगी। वह बड़े ही शान से बैठी रही, किसी को भी उसे सहलाने नहीं दिया। हमेशा की तरह पहला कदम रिक की किस्मत को एक पर लाना था, वरना कुछ भी चुराना नामुमकिन होता। ऐसा करने के बाद उसने रिक, कैमिला और हेनरी पर अपने हुनर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने जो जिनसेंग एसेंस बनाया था उससे 15 मिनट तक हर सेकंड में 1% स्वास्थ्य लाभ हुआ, लेकिन चूंकि उसने इसे स्वयं बनाया था इसलिए प्रभाव 3 गुना बढ़ गया। 45 मिनट तक प्रति सेकंड 3% स्वास्थ्य लाभ हुआ। आमतौर पर वह सिर्फ मानक जिनसेंग एसेंस ही पीती थी और उसने पहले कभी अपने उच्च गुणवत्ता वाले जिनसेंग को बेचा या इस्तेमाल नहीं किया था। उच्च गुणवत्ता वाले जिनसेंग का बाजार स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो और अन्य शक्तिशाली गुटों के कब्जे में था, लेकिन आज का मौका इतना अच्छा था कि उसे छोड़ा नहीं जा सकता था और चूंकि वह बीच में ही नहीं छोड़ना चाहती थी इसलिए उसने उच्च गुणवत्ता वाला सामान इस्तेमाल किया। शीर्ष श्रेणी के तारांकन जिनसेंग एसेंस तारांकन ने चोरी करने के लिए उसकी ऊर्जा को अधिकतम कर दिया। औसतन वह हर 6.6 सेकंड में एक बार चोरी कर पाती थी। एक प्यारी सी बिल्ली की तरह अपने पंजे चाटने, पूंछ हिलाने और कभी कभी बड़ों की आवाज़ में म्याऊं करके जवाब देने में बिताए समय को मिलाकर वह लगभग हर 10 सेकंड में चोरी करने में कामयाब रही। उसने किसी को तरजीह नहीं दी, रिक, हेनरी और कैमिला के बीच बारी बारी से खाना खाया।
जब वह थक जाती तो मेज पर चढ़ जाती और एक बुजुर्ग महिला द्वारा लाई गई तली हुई मछली को चटकर जाती। जब तक एलेनोर घर लौटी और रिक और अन्य लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े हुए, तब तक रीटा म्याऊं का लूट का थैला 79 सोने के सिक्कों, एक क्यूरियो, एक वस्तु, 9 उपकरण और एक कौशल पुस्तक से भर चुका था। जहां तक विशेषता अंकों की बात है, रिक ने 14 अंक का योगदान दिया था, जबकि उसका भाग्य घटकर 1 रह गया था, जबकि हेनरी और कैमिला ने क्रमशः 23 और 26 अंक प्रदान किए थे। बिना उपकरण के रीटा के आधारभूत आंकड़े अब इस प्रकार दिखते हैं। तारांकन चरित्र तारांकन रीटा स्तर 8 79%। तारांकन स्वास्थ्य तारांकन 2795 बटा 2795। तारांकन मन तारांकन 3825 बटा 3825। तारांकन शक्ति तारांकन 31 जोड़ 23। तारांकन संविधान तारांकन 29 जोड़ 24। तारांकन इंटेलिजेंस तारांकन 47 जोड़ 13। तारांकन चपलता तारांकन 71 जोड़ 3। तारांकन अनसाइंड विशेषता अंक तारांकन 15 अनिर्धारित अंक 6 अंक से आए थे जो उसने 7 से 8 तक के स्तर पर अर्जित किए थे, 8 एलेनोर के भोजन को खाने से और एक हांशी के रूप में प्रच्छन्न जोई के तारांकन होप सॉन्ग तारांकन को सुनने से। एकमात्र कमी ये थी कि उनमें से कोई भी चपलता पर केंद्रित नहीं था। कैमिला एक टैंक थी, हेनरी हाथापाई में माहिर था और रिक, अजीब बात है, बुद्धि की बजाय शारीरिक बनावट पर ध्यान देने लगा था, इसलिए चपलता उसके 30 मिनट के चोरी के दौर में हासिल किया गया सबसे कम गुण था। और पड़े एम्पायर पर। रीटा ने खुशी से अपनी मछली को चबाया और अपने विशेषता पैनल की प्रशंसा की। इस दर से मेरे पास निवालिस की लगभग आधी शक्ति होगी। तारांकन क्यूरियो वस्तुएं और उपकरण जो उसने हासिल किए थे वे ज्यादा दिलचस्प नहीं थे, लेकिन विशेषता वृद्धि शानदार थी। वह भविष्य में भेस बदलने या लानिया काया में अराजकता फैलाने के लिए इन उपकरणों को बचाकर रखेगी। हालांकि कौशल पुस्तक दिलचस्प थी। तारांकन ये जीवन असहनीय है तारांकन बी ग्रेड किसी भी व्यंजन पर इस कौशल का उपयोग करें और वह अपनी तैयारी के दौरान हुई गलतियों के बारे में शिकायत करते हुए बोलना शुरू कर देगा। उसने इसे कैमिला से चुराया था। हो सकता है कि यह उसके काम न आए, लेकिन एक शेफ के लिए यह ईश्वर का वरदान था। हालांकि यह सिर्फ बी ग्रेड का था, रीटा के लिए इसकी कीमत ए ग्रेड के बराबर थी। यह ऐसा था जैसे कोई निजी शिक्षक हो जो बिना किसी जोखिम के कभी भी गलतियां बता सकता हो। रीटा के पास वास्तव में एक ऐसी ही वस्तु थी, तारांकन पाक कला के देवता का जादुई चम्मच तारांकन जिसे उसने बहुत समय पहले रिक से चुराया था। तारांकन पाक कला के देवता का जादुई चम्मच तारांकन बी ग्रेड एक ऐसा चम्मच था जिसका इस्तेमाल पाक कला के देवता व्यंजनों के नमकीनपन का स्वाद लेने के लिए करते थे। समय के साथ इसने पाक कला के देवता की आभा को अपने में समाहित कर लिया, जिससे इससे खाने वाला कोई भी व्यक्ति अपने भोजन में खामियों का स्वाद ले सकता था। रीटा ने इसे कई बार इस्तेमाल किया था और इससे उसे अपने बर्तनों में क्या खराबी है ये पहचानने में मदद मिली। लेकिन समस्या ये थी कि वह कुछ गड़बड़ तो बता सकती थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं देती थी। ये गणित के किसी सवाल को हल करने जैसा था, जिसका जवाब जानने के लिए किताब के पीछे पलटना पड़ता था और फिर बिना किसी चरण की व्याख्या के एक साधारण 9 मिलता था। इस प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत अधिक अंतर्ज्ञान की आवश्यकता थी। उसे बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि उसकी सारी प्रतिभाएं रसायन विद्या पर केंद्रित हैं। जब भी अपाचे उसे जरा सा भी इशारा करता, वह झट से समझ जाती कि उसकी औषधियों में क्या गड़बड़ है और उसे कैसे ठीक किया जाए। एक बार गलती करने के बाद वह उसे दोबारा नहीं दोहराती, अक्सर बिना किसी विस्तृत स्पष्टीकरण के। लेकिन जब खाना पकाने की बात आती, जब भी वह अपने 80 जोर्स को व्यंजनों को चखने के लिए इस जादुई चम्मच का उपयोग करती थी, तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती थी। एक निवाला चखें, हे भगवान, क्या मैं एक महान शेफ हूँ? यह अद्भुत है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। पुष्टि के लिए एक और निवाला चखें, हाँ ये स्वादिष्ट है, लेकिन हाँ इसमें कुछ गड़बड़ है। एक और बात का स्वाद लें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह 80 के दशक में ही है, कुछ तो निश्चित रूप से सही नहीं है। जब तक उसने पूरा खाना खत्म किया, तब तक उसे यह पता नहीं चला कि आखिर गलत क्या था। उसे तो यहाँ तक शक था कि इस चम्मच को सिर्फ पाक कला के देवता की चापलूसी करने के लिए बी ग्रेड का दर्जा दिया गया है, मानो ये खेल कूटनीतिक हो रहा हो। लेकिन ये हुनर तारांकन यह जिंदगी असहनीय है तारांकन अलग लगा। इसमें रसोइये को खुद खाना चखने की ज़रूरत नहीं थी, न ही उन्हें अंदाज़ा लगाने की। पकवान खुद ही बता देता था कि क्या गड़बड़ है, कितना सोच समझकर बनाया गया है। रिक, कैमिला और हेनरी के बीच सुनी गई बातचीत और एलेनोर के आसपास उनके व्यवहार के बारे में सोचते हुए रीटा को संदेह हुआ कि यह कौशल पुस्तक टेलर परिवार की ओर से एलेनोर के लिए उपहार के रूप में दी गई होगी। इससे चीज़ें अजीब हो गईं।
रीटा को मुख्य किरदारों के लिए रखी चीज़ें चुराने में कोई झिझक नहीं थी, वह ऐसा साफ विवेक के साथ करती थी। लेकिन एलेनोर के लिए रखी चीज़ें चुराने से उसे बेचैनी महसूस होती थी। चाहे उसने खुद से कितना भी कहा हो कि वह उस बुजुर्ग महिला को बस एक दूर के रिश्तेदार की तरह रखेगी, रीटा एलेनोर की पिछली मदद को नहीं भूल पाए। और यह हुनर की किताब एलेनोर के लिए वाकई अनमोल थी। हालांकि रीटा भी इसे छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसने अपने संदेश इतिहास के माध्यम से एलेनोर को मित्र के रूप में जोड़ने का निर्णय लिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सीधे पूछती, अगर टेलर परिवार आपको कोई उपहार भेजे तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगी। एलेनोर इसके लिए बहुत तेज थी, वह तुरंत समझ जाती कि रीटा ने टेलर परिवार से कुछ चुराया है और अब अपराध बोध से पूछ रही है। तारांकन रीटा तारांकन कुछ चाहिए। तारांकन एलेनोर तारांकन क्या आपने ऐसा कुछ किया जिसके लिए आप दोषी महसूस करते हैं। तारांकन रीटा तारांकन मैं आपको पिछले कुछ दिनों में आपके द्वारा बनाए गए सभी भोजन के लिए धन्यवाद देना चाहती थी। तारांकन एलेनोर तारांकन शुक्रिया। 8वें दिन। तारांकन रीटा तारांकन व्यंजन विधि। खाना पकाने के उपकरण, सामग्री, कौशल, उपकरण, वस्तुएं। तारांकन एलेनोर तारांकन हम ऐसा लगता है कि आप फिर से चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तारांकन एलेनोर तारांकन पाक कला के देवता से जुड़ी कोई चीज़, चाहे वो उपकरण हो या औजार। मेरे पास एक ऐसी प्रतिभा है जो मुझे और भी मजबूत बनाती है। जितनी ज़्यादा चीज़ें मेरे पास होती हैं उतनी ही ज़्यादा पाक कला के देवता इस्तेमाल करते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के रीटा ने एलेनोर को तारांकन रस्टी स्पैटुला तारांकन और तारांकन गोमेट्स बिप तारांकन भेज दिया, दोनों ही चीज़ें जिनके निपटान के बारे में वह सोच रही थी। उसने तारांकन पाक कला के देवता का जादुई चम्मच तारांकन नहीं भेजा, इसलिए नहीं कि वह हिचकिचा रही थी, बल्कि इसलिए कि उसने उसे रिक से चुराया था। वह उसे सीधे नहीं दे सकती थी, चाहे वह एलेनोर को ही क्यों न दे, पहले उसे किसी और के पास से गुजरना जरूरी था। तारांकन एलेनोर तारांकन समझ गया, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत थी। ये कहकर रीटा हवाई अड्डे की ओर चल पड़ी। घर लौटकर और मानव रूप में वापस आकर उसने सबसे पहले तारांकन ये जीवन असहनीय है तारांकन कौशल सीखा। फिर उन्होंने मसालेदार स्टर फ्राइड चिकन बनाया, जो उनकी खासियतों में से एक है। इस व्यंजन को 83 अंक मिले। यदि एलेनोर ने यह देखा होता तो वह निश्चित रूप से रीटा को अति आत्मविश्वास के लिए डांटती। उसकी पाककला कौशल भी उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वह इतने नाजुक व्यंजन को तैयार कर रही थी। रीटा ने सुगंधित तेलयुक्त चिकन डिश पर उत्सुकता से तारांकन ये जीवन असहनीय है तारांकन का प्रयोग किया। अगले ही पल मुर्गी बोल पड़ी, यह जिंदगी असहनीय है। क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? तुमने तो पहले ही कदम पर गड़बड़ कर दी। तुम मसालेदार तले हुए चिकन को सूखे चबाने वाले मांस में बदल रहे हो। मैंने तुमसे लाख बार कहा है, अगर तुम्हें स्वाद चाहिए तो कम वसा कम कैलोरी वाली बकवास की चिंता करना छोड़ दो। अपना अगला रोमांच साम्राज्य पर खोजो। मैं शुरुआत कहाँ से करूं? तेल पर्याप्त नहीं था। खाना बनाते समय तेल का तापमान बहुत कम था, आपने उसे 5 सेकंड ज्यादा पका दिया। सोया सॉस पर्याप्त ताज़ा नहीं था, आपने नमक बहुत जल्दी डाल दिया। आपने उसे अच्छी तरह नहीं हिलाया। कॉर्नस्टार्च बहुत गाढ़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे गाय ने उसे चाट लिया हो। सिचुआन मिर्च इस साल की नहीं है, और आपने जो कांटेदार राख इस्तेमाल की है उसकी किस्म भी बिल्कुल गलत है। और बर्तन, ये चॉपस्टिक, मजाक कर रहे हो क्या? ये किस गली से खोद कर लाए हो? और बर्तन, तुम्हारी चॉपस्टिक और प्लेट तो मेल ही नहीं खाते। डिस्पोजेबल लकड़ी के चॉपस्टिक और चीनी मिट्टी की प्लेट, धिक्कार है, ये तो बहुत गड़बड़ है। रीटा और निवालिस, जो भोजन के लिए उत्साहित होकर आए थे, उसका शीर्ष शेफ बनने का सपना टूट गया। अगले दिन, जब रीटा अपने टूटे हुए सपने के टुकड़ों को समेट रही थी, एलेनोर ने अपना 9वां भोजन भेजा, झींगा और बांस की टहनियों से बनी शुमाई। जैसे ही रीटा ने निवालिस के साथ गर्म शुमाई साझा की, उसने गुमनाम रूप से तारांकन पाक कला के देवता के जादुई चम्मच तारांकन को नीलामी घर में सूचीबद्ध किया, जिसमें 999 सोने का खरीद मूल्य और 888 सोने की शुरुआती बोली निर्धारित की गई। रीटा नीलामी से पहले चम्मच को निकालकर खरीदार होने का नाटक करने की योजना नहीं बना रही थी। नहीं, उसके पास एक बेहतर विचार था। रीटा कभी कभी जिद्दी हो सकती थी, लेकिन उसकी जिद अक्सर अपनी प्रतिष्ठा बचाने की बजाय खुद को बेहतर महसूस कराने की होती थी। मिसाल के तौर पर, वह सैमुअल और स्कारलेट से व्यक्तिगत रूप से निपटना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं कि उसे दिखावे की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वह मन की शांति चाहती थी। अब उसने रिक से नीलामी से चम्मच खरीदकर एलेनोर को उपहार में देने की योजना बनाई। जब तक चम्मच एलेनोर के हाथ में रहेगा, उसे संतुष्टि मिलेगी। साथ ही इस प्रक्रिया में वह रिक से कुछ पैसे भी कमा लेगी। क्या इससे एलेनोर रिक के बारे में बेहतर सोचेगी? रीटा को यकीन था कि ऐसा नहीं होगा।
वह अपनी पिछली जिंदगी से जानती थी कि एलेनोर रिक को पसंद नहीं करती। जब वह और रिक बच्चे थे तब भी एलेनोर उसे पसंद नहीं करती थी। लॉस एंजल्स जाने के बाद एलेनोर कई बार चुपके से उससे मिलने आती थी। रिक हमेशा यही सोचता था कि एलेनोर उसे लेने आई है, यहाँ तक कि उसने रीटा को बताया भी था कि उनकी दादी को होश आ गया है। लेकिन ये सच से कोसों दूर था। एलेनोर रिक से मिलने नहीं गई थी और वह निश्चित रूप से अपने होश में नहीं आई थी। एक बार रीटा को आइसक्रीम खिलाते हुए एलेनोर ने उससे कहा था कि उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि उसने सैमुअल का सिर बेहोशी की हालत में टॉयलेट में नहीं धकेला था। एलेनोर के मुताबिक स्कारलेट उसे खुशी खुशी बाथरूम तक घसीट ले जाती। रीटा की चिंता उन नैतिक दुविधाओं को लेकर नहीं थी जिनका वह सामना कर रही थी। अब उसे असल में इस बात की चिंता थी कि क्या रिक जादुई चम्मच खरीदने की जहमत उठाएगा भी या उसे अपने पास ही रखेगा, या इससे भी बदतर क्या मौजूदा रिक उसे खरीद भी पाएगा। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि जादुई चम्मच नीलामी सूची में दब जाएगा। फिलहाल नीलामी घर में बिक्री के लिए बहुत कम वस्तुएं और कौशल सूचीबद्ध थे। निम्न स्तरीय उपकरणों के विपरीत जिन्हें खिलाड़ी बार बार बदलते थे और इसलिए उनका बाजार मूल्य कम होता था, इस तरह की वस्तुएं और कौशल जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता था, बेचना बहुत मुश्किल था। अगर आप इन्हें बहुत सस्ते में बेचते तो नुकसान जैसा लगता, लेकिन अगर आप इन्हें ज़्यादा दाम पर बेचते तो किसी के पास इन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त सोना नहीं होता। नतीजतन ज़्यादातर खिलाड़ी इन वस्तुओं का सीधा व्यापार करते, वस्तु के बदले वस्तु, कौशल के बदले कौशल। चूंकि हर कोई धोखाधड़ी से सावधान था, इसलिए कई खिलाड़ी आधिकारिक व्यापार दलालों के पास जाते थे या मध्यस्थता के लिए ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढते थे जिनके पास व्यापार से जुड़े दिव्य तत्व होते थे, जैसे तारांकन दलाल, तारांकन या तारांकन स्वर्ण सेवा प्रतिनिधि, तारांकन। यह एक विश्वव्यापी चलन था जिसके कारण नीलामी घर में वस्तुओं के केवल 3 पृष्ठ होते थे, लानिया काया के 9,999 पृष्ठों के बराबर कुछ भी नहीं। तारांकन पाक कला के देवता तारांकन की एक त्वरित खोज से केवल उसका हाल ही में सूचीबद्ध जादुई चम्मच ही मिला। इससे संबंधित कोई अन्य वस्तु उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी चमत्कार से कोई सचमुच 999 सोने में वह चम्मच खरीद ले तो रीटा को बुरा नहीं लगेगा। आखिरकार वह भविष्य में एलेनोर को देने के लिए हमेशा तारांकन पाक कला के देवता तारांकन की और भी वस्तुएं या उपकरण प्राप्त कर सकती है। रीटा ने अपनी मेहनत से काम करते हुए श्वेत परिवार की पूर्वज की मूर्ति को भी सूची से हटा दिया। एरियाना के लौटने के बाद से श्वेत परिवार का गुस्सा रहस्यमय तरीके से शांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि अब किसी को भी मूर्ति की परवाह नहीं थी। मैजिक स्पून को सूचीबद्ध करने के बाद रीटा ने रिक को संदेश भेजने से पहले कुछ समय तक अपनी फॉक्स शैडो का अभ्यास किया। तारांकन रीटा तारांकन उपकरण खरीद रहे हैं, औषधियाँ, बारूदी सुरंगें। तारांकन रिक तारांकन क्या बात है बहन, पैसे चाहिए। और इसके साथ ही उसने उसे 8 स्वर्ण पदक भेजे। रिक के पास सोने की कभी कमी नहीं रही। उपकरण और सामान उसे जोई को बांटने के लिए देने पड़ते थे, लेकिन जो सोना वह कमाता था वह उसका ही रहता था। जोई उसे लेने की जहमत नहीं उठाती थी, कुछ तो इसलिए क्योंकि उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी और कुछ इसलिए क्योंकि रिक की अजीब किस्मत के कारण उसे अक्सर ऐसी दुर्लभ चीज़ें मिल जाती थीं जिन्हें वह बिना सोचे समझे खरीद लेता था। उसे हमेशा कुछ नकदी अपने पास रखनी पड़ती थी और जोई उसे तब तक रखने देती थी जब तक वह अपनी कमाई का साप्ताहिक विवरण देता रहता था। जहां तक रीटा को सोना देने की बात है, क्या जोई को इसकी परवाह होगी? रिक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। दरअसल उसे उम्मीद थी कि जोई और रीटा के बीच का रिश्ता थोड़ा दूर का होगा। इस तरह अगर लोपेज परिवार को कभी रीटा के साथ काम करना होगा तो उन्हें उसके जरिए ही काम करना होगा। रीटा को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रिक किस अजीब तर्क पर चल रहा है, लेकिन उसे 8 सोने के सिक्के एक सुखद आश्चर्य लगे। पिछले जन्म में रिक ने उसे अक्सर पैसे दिए थे, आमतौर पर 8, 88 या 100 जैसी छोटी रकम, लेकिन हमेशा चांदी के सिक्कों में। रिक शायद सबसे व्यवहारिक इंसान था जिसे उसने कभी जाना था। तारांकन रीटा तारांकन मैं कुछ रेसिपी बुक्स पर बोली लगाने की सोच रही हूँ। बस हो गया, और 8 गोल्ड बहुत काम आएंगे, बाद में बात करते हैं। और फिर वह चली गई। रिक उसके अचानक गायब होने पर हंसा, लेकिन हंसते हंसते बीच में ही उसकी सांस रुक गई। रुको, उसने एलेनोर को खेल से कुछ अच्छा भेजने के बारे में क्यों नहीं सोचा? उसने तुरंत नीलामी घर खोला, कुछ रेसिपी की किताबें निकाली और खाना पकाने से जुड़ी चीज़ें ढूंढने लगा। जैसे ही उसने तारांकन पाक कला के देवता का जादुई चम्मच तारांकन देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह उसका चम्मच था। उसने विक्रेता का नाम देखा, तारांकन अनाम तारांकन। रिक ने अपना जबड़ा भींच लिया और तारांकन अनाम तारांकन शब्द को घूरने लगा। क्या ये फिर से वही चोर हो सकता है? लेकिन वह निश्चित नहीं हो पा रहा था। आखिरकार उस चीज़ पर अनोखा लेबल तो था नहीं।
गहरी सांस लेकर उसने शांत होने की कोशिश की और कीमत देखी। वह जोर से हंस पड़ा। उसके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था। 5 मिनट पहले मेरे पास पर्याप्त से अधिक सोना है। 5 मिनट बाद मैं एक चम्मच भी नहीं खरीद सकता। उसने अपने बैग में देखा। 400 से भी कम सोना। उसके पास 500 से भी ज्यादा सोना कम था। रुको, उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसका सोना थोड़ा कम हो गया है? वह जाना पहचाना एहसास उस पर छा गया। अपना अगला लेख एम्पायर पर पढ़ें। रिक अब कांप रहा था। उसने अपनी इन्वेंट्री फिर से खोली और ध्यान से हर हिस्से को देखा। उसका सामान, उसकी चीजें, उसकी क्यूरियोज, सब गायब थे। ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें ही खींच ली गई हों। उसने अपना सिर पकड़ा, सांस लेने की कोशिश की और फिर अपने चरित्र के आंकड़े निकाले। तारांकन तारांकन शक्ति तारांकन तारांकन 10, तारांकन तारांकन संविधान तारांकन तारांकन 11, तारांकन तारांकन खुफिया तारांकन तारांकन 11, तारांकन तारांकन चपलता तारांकन तारांकन 9। रिक, ये क्या था? एक नया खिलाड़ी। एक तरह से उसका पुनर्जन्म हो गया था, लेकिन अब उसके आंकड़े इतने दयनीय थे कि वह डर भी गया था। इस बीच रीटा को यह एहसास ही नहीं हुआ कि रिक इतना कंगाल है कि वह जादुई चम्मच नहीं खरीद सकता। उसे धीरे से उस ओर इशारा करने के बाद वह अपने काम में लग गई। शैडो क्यू ने उसे पहले ही बता दिया था कि लानिया काया की यात्रा 12 तारीख को तय है, जो कल थी। रीटा ने अपने घर की थोड़ी सफाई की, शुक्र है उसने तारांकन स्पॉटलेस क्लीन तारांकन कौशल खरीदा था, जो अब तक का सबसे अधिक लागत प्रभावी कौशल था। सिर्फ 5 स्वर्ण पदकों में इसने उसकी जिंदगी 100 गुना बेहतर बना दी थी। उसने जल्द ही लानिया काया लौटने की योजना बनाई ताकि देख सके कि क्या कोई और घरेलू हुनर है जो उसकी जिंदगी बेहतर बना सके। घर के कामों में समय बर्बाद करना उसे जिंदगी बर्बाद करने जैसा लग रहा था। साफ सफाई करने के बाद रीटा बिल्लियों के लिए खाना भरने, कूड़ेदान साफ करने और अगले दिन बेचने के लिए ड्रैगन का गोबर इकट्ठा करने पिछवाड़े की ओर चली गई। जैसे ही वह आंगन में घुसी, उसने देखा कि एक टैबी बिल्ली ड्रैगन के गोबर के डिब्बे में चढ़ रही है और अपना काम करने के लिए तैयार है। हर बार जब वह ड्रैगन का गोबर इकट्ठा करती थी तो उसे सबसे पहले बिल्ली का गोबर निकालना पड़ता था, अन्यथा तारांकन ड्रैगन के गोबर का डिब्बा तारांकन मिलने के बजाय उसे तारांकन मिश्रित गोबर का डिब्बा तारांकन मिलता था। रीटा ने शीशे के दरवाजे पर दस्तक दी, जिससे बिल्ली का बच्चा चौंक गया जैसे ही वह बैठने ही वाला था। ये दूसरी बार है, क्या मैं साफ नहीं बोल पा रहा हूँ? टैबी ने उसकी ओर देखा लेकिन फिर अपना काम जारी रखा। रीटा मुस्कुराई और अपनी आस्तीनें चढ़ाकर बिल्ली को हटाने की तैयारी करने लगी। तभी निवालिस, जो कुर्सी पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे, ने सहजता से कहा, वह 100 साल पुराना दुकान का बोर्ड उस बिल्ली द्वारा वापस लाया गया था। रीटा बीच में ही ठिठक गई, धीरे धीरे अपनी आस्तीनें नीचे कर लीं। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे मोड़ लिए और गोबरदान के पास खड़ी होकर टैबी को प्यार से निहार रही थी, मानो वह कोई दयालु नेता हो जो अपने अधीनस्थ बिल्लियों के दैनिक जीवन का निरीक्षण कर रही हो। जैसे ही टैबी ने अपना मल दफनाया और गोबर से सने पंजों के साथ कूड़ेदान से बाहर छलांग लगाई, निवालिस जोर से हंस पड़ा। मजाक कर रहा था रीटा। मुस्कुराते हुए वह निवालिस की ओर चली गई और जाते हुए उसने अपनी आस्तीनें ऊपर कर लीं। निवालिस हंसते हुए यार्ड में घूम रहा था। हा, किनारे पर जीवन जी रहा हूँ। 10 मिनट बाद निवालिस, अब सूंघते हुए, ड्रैगन के बाथरूम के अंदर दुबकी हुई थी और अपने पंजों से ड्रैगन के गोबर से बिल्ली के मल को सावधानीपूर्वक निकाल रही थी। रीटा आराम कुर्सी पर लेटी हुई बड़े चम्मच से आइसक्रीम खा रही थी। रोमांचक है ना? उसने निवालिस के पहले वाले लहजे की नकल करते हुए चंचल और अतिशयोक्तिपूर्ण अंदाज में कहा। हा, जिंदगी को किनारे पर जी रही हूँ। निवालिस, धिक्कार है। वह फिर से और भी ज्यादा मजबूत कैसे हो गई? जिस दिन रीटा स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ लानिया काया के समुद्री ज्वालामुखी के लिए रवाना होने वाली थी, उसे एलेनोर से 10वां इनाम मिला, 3 गर्मागरम क्रैब्रो सूप पकौड़ी का एक सेट। एक बार फिर कोई संदेश नहीं आया और रीटा ने बिना कोई जवाब दिए चुपचाप उन्हें स्वीकार कर लिया। वह अक्सर सोचती थी कि क्या उसे अजीब पिन एलेनोर से विरासत में मिला है। आखिरकार वह अंदाज़ा लगा सकती थी कि वह बुजुर्ग महिला क्या सोच रही होगी। एलेनोर को शायद इस बात का पछतावा हो कि उसने पहले उसकी परवाह नहीं की, और अब जबकि रीटा ताकतवर हो गई थी और रैंकिंग बोर्ड में नियमित रूप से जगह बना रही थी, किसी भी तरह का स्नेह या ध्यान आसानी से अवसरवाद या रीटा की सफलता का मुनाफा कमाने की उसकी कोशिश के रूप में देखा जा सकता था। जब रीटा सेलिब्रिटी बनने के बाद पहली बार एलेनोर से मिली थी तो एलेनोर का रवैया इस तरह का नहीं था। उस समय रीटा मुश्किल दौर से गुजर रही थी और एलेनोर उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन रीटा ने खुद को उससे दूर कर लिया था। उसे लगता था कि उसकी कोई भी नज़दीकी एलेनोर का फ़ायदा उठाने की कोशिश मानी जाएगी, इसलिए उस समय रीटा ही उससे दूर रही थी। पीछे मुड़कर देखने पर रीटा अक्सर सोचती थी कि वह एलेनोर और स्कारलेट दोनों की तरह थी,
जितना वह स्वीकार करना चाहती थी, भावनात्मक रूप से जटिल और लगातार परेशान। रीटा और निवालिस पिछवाड़े की सीढ़ियों पर बैठे साथ मिलकर केकड़े के अंडे की पकौड़ी का आनंद ले रहे थे। निवालिस, जिसे चॉपस्टिक्स की कोई ज़रूरत नहीं थी, ने अपने पंजों से एक पूरा पकौड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। स्वादिष्ट। उस बोलने वाली ईल डिश से कहीं बेहतर। एम्पायर पर विशेष सामग्री पढ़ें। रीटा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, यह अच्छा है। मेरी दादी ने इसे बनाया है। फिर उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गर्वित लग रही थी। वह रुकी। अचानक उसे गर्व क्यों महसूस हुआ? खाना खत्म करने के बाद रीटा शैडो क्यू से मिलने के लिए निकलने को तैयार हो गई और स्वाभाविक रूप से निवालिस भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। हाल ही में, जब तक रीटा उसे घर पर रहने के लिए साफ साफ न कहे, निवालिस को अकेले रहना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि वह रीटा के साथ रहना और उसके कंधे पर बैठकर उसके साथ खेलना पसंद करता था। इस बार मिलने का स्थान छिपा हुआ था। शैडो क्यू के निर्देशों का पालन करते हुए रीटा लॉस एंजल्स के सबसे बड़े मनोरंजन पार्क में गई। कई रास्तों से होते हुए एक छोटी सी गुब्बारों की दुकान पर पहुंची। अंदर उसे एक कोने में एक फ्रीजर मिला। उसे खोलने पर नीचे जाने वाली एक सीढ़ी दिखाई दी। जब रीटा फ्रीजर खोज रही थी तो वह शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। तारांकन रीटा, तारांकन तारांकन, क्या हमारे विशेष मामले बयूरो में कोई गद्दार है? तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन तारांकन, नहीं, क्यों? तारांकन रीटा, तारांकन तारांकन, तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों? क्या पुलिस स्टेशन या किसी और जगह पर मिलना आसान नहीं होगा? तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन तारांकन, ये सब नाटकीयता के बारे में है। जो खिलाड़ी हमें समुद्र के नीचे ज्वालामुखी तक पहुंचने में मदद करने वाला है, उसे इस तरह की चीजें पसंद हैं। जैसे ही रीटा सीढ़ियों की आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, वह एक छोटे से मंद रोशनी वाले कमरे में पहुंची जहां बीच में एक आदमी बैठा था। जिस क्षण रीटा ने उसका चेहरा देखा, वह 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि कुख्यात तारांकन 9 सेमी गनस्लिंगर था। गनस्लिंगर ने भौहें चढ़ाईं और अपनी बंदूक की ओर हाथ बढ़ाया। मिस, आपके पास अपनी जान बचाने का एक और मौका है। और आप भी, शानदार, मनमोहक, चमकदार और विस्मयकारी बर्फीले ड्रैगन। निवालिस ने अपना फ़ोन रख दिया और गनस्लिंगर की बातों पर ध्यान दिया। उसने गंभीरता से अपने छोटे से ड्रैगन जैसे सिर को हिलाकर स्वीकृति दी। रीटा ने हताश होकर जवाब दिया, मैं यहाँ ब्लू जे फायर के साथ दिन 6 रात क्रूज के लिए आई हूँ। गनस्लिंगर मुस्कुराया, समुद्र का दृश्य या केबिन के अंदर? निवालिस ने तुरंत उत्तर दिया, ज्वालामुखी दृश्य। गनस्लिंगर ने अपने हथियार पर से अपनी पकड़ ढीली की और जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? जहाज पर स्वागत है, रीटा। और हाँ, आदरणीय निवालिस में भी आपका स्वागत है। रीटा, आह, हाँ, फिर से वही जाना पहचाना बेवकूफ़ी भरा एहसास। गनस्लिंगर के साथ 5 मिनट चलने के बाद रीटा, निवालिस और शैडो क्यू 200 वर्ग मीटर के भूमिगत स्थान पर पहुंचे जहां लगभग 100 लोग मौजूद थे। शैडो क्यू रीटा के पास आया और उसे मिशन की बारीकियां बताने लगा। रवानगी से लगभग 10 मिनट पहले माहौल सुकून भरा था। खिलाड़ियों के समूह सहजता से बातें कर रहे थे और किसी को भी बेतुके आइस ब्रेकर की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। रीटा ने अपनी आंख के कोने से गनस्लिंगर को देखा और शैडो क्यू से धीरे से पूछा, क्या वह आदमी भी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो वाला है? तारांकन शैडो क्यू, तारांकन तारांकन, बिल्कुल नहीं। उसने हमसे संपर्क किया था। कहा कि जब गेम ने वास्तविकता पर कब्जा कर लिया तो लोगों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उसने हमसे अपना ठिकाना छिपाने में मदद मांगी, कम से कम रहस्यमय तरीकों से, और हर महीने हमारे लिए 3 मिशन पूरे करने की पेशकश भी की। तो यह उसका हम में से एक होने से ज़्यादा एक सहयोग है। यह कोई राज की बात नहीं थी। ब्यूरो के ज़्यादातर लोग गनस्लिंगर की स्थिति के बारे में जानते थे और यहाँ तक कि उसका पीछा करने वाले लोग भी इस सौदे के बारे में जानते थे। रीटा, अरे नहीं, क्या ये सब मैंने किया? जिज्ञासावश उसने आगे पूछा, क्या वह जानता है कि उसके पीछे कौन है? तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन तारांकन, हमने पूछा है। उसने कहा कि उसे कुछ पता नहीं है। उसने जितने लोगों से मुलाकात की है उससे कहीं ज़्यादा लोगों को परेशान किया है, इसलिए इसे कम करना मुश्किल है। इसके अलावा उसने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि वह एक खतरनाक, फिर भी आकर्षक, बदमाश बनने के लिए नियत है। ये उसके शब्द हैं, मेरे नहीं। रीटा, मैं समझ सकती हूँ कि वे उसे क्यों मारना चाहते हैं। वह लगभग खुद ही उस जगह को ढूंढना चाहती थी। तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन तारांकन, सहमत हूँ। रीटा ने फिर तारांकन तारांकन इनसाइड तारांकन को सक्रिय किया और अपने आसपास के खिलाड़ियों को स्कैन किया। ड्रैगन के लिए उनके पास जो 100 खिलाड़ियों का दस्ता था, उसके विपरीत ये समूह मुख्यतः 20 स्तर का था और उनमें से केवल 1/3 ही इस स्तर के थे। अधिकांश 20 स्तर के खिलाड़ियों के पास विशिष्ट कौशल थे। जैसे जैसे उसने और खिलाड़ियों को स्कैन किया, उसे एहसास हुआ कि लानिया काया में अंडरसी बेस स्थापित करने के लिए उनके कौशल ज़रूरी होंगे।
वह खुद को एक बार फिर गनस्लिंगर को देखने से रोक नहीं पाए। उसका असली नाम सिलास। रीटा सोच रही थी कि शायद उसका माइटी सॉक्स से कोई रिश्ता होगा, लेकिन उसके तारांकन दिव्य उपहार तारांकन को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि बयूरो उसके साथ सहयोग करने को तैयार क्यों था, बावजूद इसके कि वह कानून का पालन न करने वाला स्वभाव रखता था। तारांकन दिव्य उपहार दुष्ट 20 स्तर तारांकन तारांकन कौशल 1 तारांकन युवा दुष्ट केवल सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके दुष्ट ही पीछे मुड़कर देखते हैं। एक युवा दुष्ट जहां चाहे वहां जाता है। किसी भी तस्वीर को छूकर और छवि के किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके उपयोगकर्ता तुरंत चयनित स्थान पर टेलीपोर्ट हो सकता है। परिवहन किए गए किसी भी जीवित प्राणी का कुल भार उसके प्राथमिक गुण मानों के योग से अधिक नहीं हो सकता। कूलडाउन 6 घंटे। तारांकन कौशल 2 तारांकन पुराना बदमाश पीछे मुड़ने वाला बदमाश सोने के बराबर होता है। इस कौशल का इस्तेमाल पीछे हटने के लिए करते समय कोई भी कौशल या वस्तु आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इस दौरान आपका स्वास्थ्य बार लॉक रहता है। यही बदमाश का निर्धारण है। अवधि 1 मिनट। कूलडाउन 5 मिनट। पहला कौशल यंग रॉग ईश्वर की देन था। ये कौशल उपयोगकर्ता को जीवित प्राणियों को ले जाने की अनुमति देता था, जिससे ये रीटा के तारांकन अनदर हैप्पी डे तारांकन जितना ही दुर्लभ और मूल्यवान हो गया। तारांकन युवा दुष्ट तारांकन और तारांकन बूढ़े दुष्ट तारांकन के संयोजन ने सिलास को मारना बेहद मुश्किल बना दिया था, जब तक कि कोई ऐसा अचानक हमला न कर दे जो उसे तुरंत खत्म कर दे। वरना जब तक सिलास के हाथ में एक तस्वीर होती, वह टेलीपोर्ट करके लगभग किसी भी स्थिति से बच सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे शिकार बनाए जाने की चिंता नहीं थी। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ उसकी साझेदारी शायद सीधे टकराव से सुरक्षा पाने के बजाय उसे ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रहस्यमयी क्षमताओं से बचने के लिए ज़्यादा काम आई। रीटा बहुत प्रभावित हुई। ये दिव्य उपहार सचमुच कुछ खास है। एम्पायर पर नए रोमांच पड़ें। लेकिन जैसे ही उसने खुद से सहमति में सिर हिलाया, उसे एहसास हुआ सिलास अपने संयुक्त गुणों के आधार पर टेलीपोर्ट करते समय केवल एक सीमित भार ही उठा सकता था। 6ठे स्तर पर सिलास के कुल गुण अंक केवल 61 ही होंगे। रीटा को खिलाड़ियों से भरे कमरे को फिर से देखते हुए बुरा लगा। उसने एक ऐसे खिलाड़ी को देखा जिसके पास ईमेल की निगरानी और अवरोधन करने की प्रतिभा थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि विशेष मामलों के ब्यूरो द्वारा संसाधन परिवहन के लिए मेल का उपयोग न करने का कारण उतना सरल नहीं था जितना शैडो क्यू ने सहजता से सुझाया था। तभी उसकी नज़र कोने में एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी, एक छोटे बालों वाली औरत, वही जो खिलाड़ियों को कॉकरोच में बदल सकती थी। वह वहां एक पारदर्शी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर पकड़े शांत लगभग दयालु मुस्कान के साथ खड़ी थी। रीटा ने शैडो क्यू की ओर मुड़कर 5 स्तरीय आयोजक की ओर इशारा करते हुए चिढ़ाते हुए कहा, वाह, क्या इस यात्रा के दौरान हम यहीं ठहरेंगे? कितना शानदार! क्या मैं ऐसे शानदार आवास के लायक भी हूँ? शैडो क्यू ने आंखों से संपर्क टालते हुए घबराहट से अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, हाँ, क्या मैंने पहले इसका उल्लेख नहीं किया था? रीटा तारांकन छाया प्रश्न तारांकन आहम, मैंने तुम्हारे और निवालिस के लिए एक ही कमरा ले लिया है। चिंता मत करो, तुम दूसरे जीवों के साथ दबे नहीं रहोगे। निवालिस ने खेल से अपना सिर उठाया, उलझन में, कौन सा एकल कमरा? इससे पहले कि रीटा कुछ समझा पाती, खिलाड़ी छोटे बालों वाली महिला के पास कतार में खड़े होने लगे थे। वे जल्दी से अपना रूप बदलने और अपने कमरे चुनने के लिए उत्सुक थे। निवालिस देखती रही जब ब्लू स्टार प्लेयर एक छोटे से भरिंग में बदल गया। उसने जल्दी से अपना फ़ोन रख दिया और थोड़ी घबराहट के साथ शैडो क्यू और रीटा से कहा, मैं अपनी जगह पर ही रहूंगी, मुझे कमरे की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के निवालिस रीटा के पालतू जानवरों वाले कमरे में चला गया और रीटा को वहीं हवा में हाथ डाले छोड़ दिया जहां कुछ देर पहले उसका ड्रैगन बैठा था। रीटा की मुट्ठियां हताशा में भींच गईं। सब कुछ बांटने का क्या हुआ है ना? रीटा की बांह को मजबूती से पकड़ते हुए शैडो क्यू ने उसे एवरी की ओर खींचते हुए कहा, हम पहले से ही यहाँ हैं, जल्दी लाइन में लग जाओ और तुम्हें कमरों के बेहतर विकल्प मिलेंगे। एकल कमरे सीमित हैं। जैसे ही वे एवरी के पास पहुंचे, रीटा ने छोटे बालों वाली महिला की दूसरी कुशलता देखी। तारांकन आघात न करने योग्य, पुनर्तः आघात न करने योग्य तारांकन, आप अपनी बुद्धि, शारीरिक गठन और शक्ति मीटर में के आधार पर आयामों के साथ एक क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं। इस क्षेत्र को आपके इच्छित वातावरण के अनुरूप पूरी तरह से संशोधित किया जा सकता है। ये परिवर्तित स्थान तब तक बना रहता है जब तक आप कौशल को रद्द नहीं कर देते। क्षेत्र को स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक चाल में आपके मन का 2% खर्च होता है और अधिकतम दूरी मीटर में आपकी चपलता से अधिक नहीं हो सकती। यही कारण था कि विशेष मामलों का ब्यूरो समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखी के पास एक अड्डा स्थापित करने के प्रति आश्वस्त था। शैडो क्यू के अनुसार वह क्षेत्र लानिया काया के सबसे कुख्यात मृत क्षेत्रों में से एक था।
पानी के नीचे स्थित ज्वालामुखी में बार बार विस्फोट होता था, जिससे आसपास का क्षेत्र अस्थिर हो जाता था और अराजक अग्नि जादुई लहरें उठती थीं जो जलचरों जैसे समुद्री जीवों को डराती थीं। हालांकि एवरी का कौशल ब्लू स्टार निवासियों के लिए हवा, दबाव और अन्य आवश्यक चीजों के साथ रहने योग्य क्षेत्र बना सकता था, यहां तक कि उसके निर्दिष्ट क्षेत्र में बहने वाले लावा को भी निष्क्रिय कर सकता था। रीटा ने जल्दी से एवरी की कदकाठी का आकलन कर लिया। वह उससे आधा सिर छोटी थी, संभवतः 165-168 सेमी, और काफी फिट थी, शायद 58 किलोग्राम। जैसे ही शैडो क्यू उसे एवरी के 1 मीटर के भीतर खींच लाया, रीटा ने अचानक कहा, मैं 300 पाउंड ड्रैगन का गोबर दान करने को तैयार हूं। 300 पाउंड। एक पल में उसने ड्रैगन के गोबर से भरे 2 बड़े बड़े टोकरे जमीन पर पटक दिए। फिर एक तेज चाल में वह एक नन्ही बिल्ली के बच्चे में बदल गई, जिसका वजन मुश्किल से 2 पाउंड था। शैडो क्यू ने अब छोटे बिल्ली के बच्चे को अपने हाथों में पकड़ लिया और जोर से आह भरते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी मार डालना चाहती हूँ। एवरी निराश उदास चेहरा। तारांकन। इस बीच एवरी के आभूषण आयोजक के अंदर तिलचिट्टे जैसे खिलाड़ी और जो अभी भी कतार में थे, उन्होंने रीटा को लालसा और ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। ड्रैगन के गोबर के दान पर सवार होकर रीटा सफलतापूर्वक कीट में परिवर्तित होने से बच गई। 2 मिनट बाद रीटा एवरी के कंधे पर आराम से बैठी नीचे ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर में कीड़ों को देख रही थी। कभी कभी वह डिब्बे पर अपने पंजे से वार करके अंदर रखे कॉकरोच को डरा देती। शैडो क्यू ने सिर हिलाया। उसने मन ही मन ये नोट कर लिया कि वह इस घटना को अपने साल के अंत में होने वाले प्रमोशन आवेदन में शामिल करेगी, ताकि यह साबित हो सके कि वह दबाव झेलने, तनाव में भी शांत रहने और खुशमिजाज बने रहने में सक्षम है। जब सभी खिलाड़ी तिलचट्टों में बदल गए तो सिलास ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जिससे एवरी अपना हाथ उसकी कलाई पर रख सके, और उसके हाथ में छोटे आकार के खिलाड़ियों से भरा गहनों का ऑर्गेनाइजर था। रीटा, जो अभी भी बिल्ली के बच्चे के रूप में थी, एवरी के कंधे से सिलास के कंधे पर कूद गई और अपने पंजों से उसके कवच को कसकर पकड़ लिया, बस सुरक्षा के लिए। सब कुछ ठीक होने के बाद सिलास ने एक तस्वीर निकाली जिसमें गहरे समुद्र और एक विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था, जो तस्वीर की पृष्ठभूमि का लगभग 5वां हिस्सा घेरे हुए था। पानी के नीचे होने के बावजूद लानिया काया के कई जैव प्रकाश उत्सर्जक समुद्री जीव तस्वीर की गहरी गहराइयों को रोशन कर रहे थे। रीटा ने खुद को तैयार कर लिया, क्योंकि उसे पता था कि पानी का तीव्र दबाव उनके पहुंचते ही उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, जिसके बारे में सिलास और एवरी दोनों ने उसे चेतावनी दी थी। ठीक है, सभी लोग गहरी सांस लें और उसे रोक कर रखें, सिलास ने पुकारा। फिर उसने तस्वीर पर एक जगह की ओर इशारा किया। अगले ही पल रीता को लगा जैसे उसे वॉशिंग मशीन में फेंक दिया गया हो। सिलास के कंधे के कवच को कसकर पकड़े हुए वह बेकाबू चक्कर सहती रही, जब तक कि अचानक वह ठंडे पानी में गिर नहीं गई। दबाव उसके फेफड़ों पर पड़ा और उसकी सेहत धीरे धीरे कम होने लगी, जिससे प्रति सेकंड 3-5 अंक कम होने लगे। आधी बंद आंखों से उसने देखा कि एवरी और सिलास का स्वास्थ्य भी गिर रहा था, सिवाय इसके कि उनके स्वास्थ्य बार खतरनाक दर से गिर रहे थे, लगभग 5% प्रति सेकंड। जैसे ही वे स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ पानी के नीचे स्थित ज्वालामुखी पहुंचे, रीटा को एलेनोर से 10वां इनाम मिला, केकड़े के अंडे के सूप के पकौड़ों की 3 टोकरियों का एक सेट। एक बार फिर कोई शब्द नहीं थे। रीटा ने बिना कोई जवाब दिए चुपचाप उन्हें स्वीकार कर लिया। रीटा अक्सर सोचती थी कि क्या उसकी जिद एलेनोर से विरासत में मिली है। जब रीटा स्टार बन गई थी और बी सिटी में एलेनोर से मिली थी, तो उसे अपनी दादी के पास जाने में झिझक महसूस होती थी। उसे लगता था कि कहीं वह उसके पैसों के पीछे ना पड़ जाए। लेकिन अब हालात बदल गए थे। वह और निवालिस पिछवाड़े की सीढ़ियों पर बैठकर पकौड़ों का मजा ले रहे थे। निवालिस स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे गर्मी की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने बस एक पूरा पकौड़ा उठाया और मुंह में ठूंस लिया। स्वादिष्ट, उस बातूनी ईव स्टर फ्राई से तो 100 गुना बेहतर, उसने कहा। रीटा ने जवाब दिया, मेरी दादी ने इसे बनाया है, बिल्कुल, यह अच्छा है। वह रुकी, अपने अभिमान के कारण थोड़ी शर्मिंदा हुई। पकौड़े खत्म करने के बाद रीटा शैडो क्यू से मिलने के लिए घर से निकल पड़ी, ताकि वह समुद्र के नीचे ज्वालामुखी की सैर पर जा सके, और निवालिस भी उसके साथ थी। हाल ही में निवालिस को घर पर अकेले रहना पसंद नहीं था, भले ही इसके लिए उसे रीटा के कंधे पर बैठकर अपने फ़ोन पर खेलना पड़े। मिलने की जगह अब एक ज़्यादा छिपी हुई जगह हो गई थी। शैडो क्यू के निर्देशों का पालन करते हुए रीटा लॉस एंजल्स के सबसे बड़े मनोरंजन पार्क से गुजरी, कई चक्कर लगाए और एक छोटी सी गुब्बारों की दुकान में पहुंच गई। वहां उसे कोने में एक आइसबॉक्स मिला जिसके नीचे एक सीढ़ी थी। रीटा ने टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोका, क्या हमारे समूह में कोई जासूस है? तारांकन छाया। प्रश्न तारांकन, नहीं। तारांकन रीटा तारांकन, तो फिर हम सब क्यों छिप छिपाकर घूम रहे हैं? क्या हम किसी पुलिस स्टेशन या किसी जगह पर नहीं मिल सकते? तारांकन छाया। प्रश्न तारांकन, यह माहौल के लिए है।
जो खिलाड़ी हमें समुद्र के नीचे ज्वालामुखी से निपटने में मदद करेगा, उसे इस तरह की रस्म पसंद है। रीटा जब सीढ़ियों से नीचे पहुंची तो उसे एक मंद रोशनी वाला कमरा मिला, जिसके ठीक बीच में एक आदमी बैठा था। जैसे ही रीता पास पहुंची, उस आदमी ने सिगरेट मुंह से निकाली, राख झाड़ी और पूछा, तुम्हें यहाँ क्या चाहिए? उसका चेहरा पहचान कर रीटा 2 सेकंड के लिए रुकी। क्या ये 9 सेमी रिवॉल्वर वाला आदमी नहीं था? उस आदमी, जिसे गन किंग भी कहा जाता है, ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कमर पर बंधी बंदूक को निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे बगल में खड़े उस शांत, सुंदर, मनमोहक ड्रैगन को जीने का एक और मौका दूंगा। निवालिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए अपना ड्रैगन सिर हिलाया, जिससे पुष्टि हुई कि उसने उसे पुकारते हुए सुना है। रीटा ने आह भरी, मैं ब्लू होराइजन क्रूज में शामिल होने आई हूँ, जो 7 दिन और 6 रात का रोमांचक सफर है। गन किंग, समुद्र का दृश्य या आंतरिक केबिन? निवालिस ने तुरंत उत्तर दिया, ज्वालामुखी स्विट। गन किंग ने अपनी बंदूक की पकड़ ढीली कर दी और जोरदार हंसी के साथ उठ खड़ा हुआ। ओह, तुम आखिरी हो। मिस, तुम रीटा हो, और ये कोई और नहीं बल्कि दिग्गज निवालिस हैं। स्वागत है, स्वागत है, हा हा हा। रीटा। कुछ मिनट बाद रीटा गन किंग के पीछे पीछे लगभग 200 वर्ग मीटर चौड़े एक भूमिगत कमरे में पहुंची। वहां खिलाड़ियों की भीड़ थी, कुल मिलाकर लगभग 100। रीटा को देखते ही शैडो क्यू उसके पास आया और उसे एक तरफ खींचकर सावधानियों के बारे में बताया। निर्धारित प्रस्थान से 10 मिनट पहले सभी लोग या तो आराम कर रहे थे या छोटे छोटे समूहों में बातें कर रहे थे। किसी ने भी जबरदस्ती अजीब परिचय नहीं कराया और लोग बस सहजता से आगे बढ़ रहे थे। रीटा ने अपनी आंख के कोने से गन किंग को देखा और शैडो से फुसफुसाकर पूछा, क्या वह भी स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो के साथ है? तारांकन शैडो। क्यों तारांकन? बिल्कुल नहीं। उसने खुद हमसे संपर्क किया था। उसने कहा कि खेल शुरू होने के बाद से ही उसका पीछा किया जा रहा है और वह अपने ठिकाने को छिपाने के लिए ब्यूरो की मदद चाहता है, खासकर रहस्यमय ट्रैकिंग तरीकों से। लेकिन इसके अलावा उसे किसी सुरक्षित घर या अन्य सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। बदले में वह हमारे लिए महीने में 3 मिशन पूरे करता है, इसलिए हम साझेदारों की तरह हैं। रीता, क्या यह उसके द्वारा किए गए किसी काम के कारण हुआ? तारांकन। रीता। तारांकन, क्या वह जानता है कि उसके पीछे कौन है? तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन, हमने पूछा। उसने कहा कि उसे नहीं पता। उसने जितने लोगों को नाराज किया है, उसकी गिनती करना मुश्किल है। इसे सीमित करना असंभव है। वह कहता है कि उसे एक खतरनाक लेकिन आकर्षक बदमाश बनना तय है। ये उसके शब्द हैं, मेरे नहीं। रीता, मैं समझ सकती हूं कि कोई उसे क्यों मारना चाहेगा। उसका मन कर रहा था कि वह खुद ही आदेश दे दे। तारांकन छाया प्रश्न। तारांकन, सहमत हूं। रीटा ने तारांकन अंतर्दृष्टि तारांकन का उपयोग करके आसपास के खिलाड़ियों को स्कैन किया। ड्रैगन से लड़ने वाले समूह के विपरीत केवल 1/3 ही ए ग्रेड के थे, जबकि अधिकांश में बी ग्रेड प्रतिभाएं थीं। वह उनकी कुछ भूमिकाओं को एक साथ जोड़ सकती थी: क्षेत्र की सुरक्षा करना, किलेबंदी करना, उनकी क्षमताओं का उपयोग करके समुद्री वाहन बनाना, या क्षेत्र को बाहरी लोगों से छिपाना। उसने गन किंग को फिर से तारांकन इनसाइड तारांकन करने का फैसला किया। उसका असली नाम तारांकन सिलास तारांकन था। रीटा को यकीन था कि उसका तारांकन माइटी सॉक्स तारांकन से किसी न किसी तरह का रिश्ता जरूर है। सीलास के दिव्य उपहार को देखकर यह समझ में आया कि ब्यूरो ने उसके साथ काम करना क्यों चुना, भले ही वह स्पष्ट रूप से कानून का पालन करने वाला नागरिक नहीं था। तारांकन दिव्य उपहार। तारांकन दुष्ट बी ग्रेड। तारांकन कौशल 1। तारांकन यंग रॉक। किसी प्रतिबद्धता की आवश्यकता नहीं, जब चाहें जा सकते हैं। किसी तस्वीर में किसी बिंदु को छूकर आप तुरंत उस स्थान पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं और अपने चारों गुणों का कुल वजन किलोग्राम में अपने साथ ले जा सकते हैं। कूल डाउन 6 घंटे। एम्पायर की विशेष सामग्री का आनंद लें। तारांकन कौशल 2। तारांकन ओल्ड रॉक। पीछे हटने पर कोई भी कौशल या वस्तु आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इस कौशल के दौरान आपका स्वास्थ्य अवरुद्ध रहता है। अवधि 1 मिनट। कूल डाउन 5 मिनट। तारांकन यंग रॉक। तारांकन के साथ सिलास तस्वीर में दिख रही किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकता था, यहां तक कि दूसरे जीवों को भी अपने साथ ले जा सकता था। तारांकन ओल्ड रॉक। तारांकन के साथ मिलकर उसे मारना लगभग असंभव था, जब तक कि सही परिस्थितियों में उसे आश्चर्यचकित न कर दिया जाए। रीता प्रभावित हुई। ये तो बहुत ही प्रभावशाली उपहार है। जैसे ही उसने खुद से सिर हिलाया, उसे एहसास हुआ कि वजन उठाने की सीमा सिलास लेवल 6 था, यानी उसका कुल वजन सिर्फ 61 किलो था। रीटा को बुरा लगा जब उसने चारों ओर देखा। कोने में छोटे बालों वाली महिला चेक। पारदर्शी ऑर्गेनाइजर पकड़े छोटे बालों वाली महिला चेक। वह शैडो क्यू की ओर मुड़ी और आयोजक की ओर इशारा करते हुए बोली, क्या हम यहीं ठहरे हैं? क्या मैं इस तरह की विलासिता की हकदार हूँ? तारांकन शैडो क्यू। तारांकन ने फिर से उसकी आंखों से बचते हुए कहा, ओह
मैं तुम्हें और निवालिस को एक कमरा दिलाने में कामयाब रही। तारांकन तारांकन निवालिस तारांकन, सिर ऊपर, सिंगल रूम। इससे पहले कि रीटा जवाब दे पाती, खिलाड़ी कतार में खड़े होने लगे और छोटे आकार में तैयार होकर कमरों में भर दिए गए। निवालिस भरिंग जैसे खिलाड़ियों को देखकर जल्दी से अपनी जगह पर चली गई। रीटा ने खुद को कोसा, यह महसूस करते हुए कि वह अकेली थी। एवरी के काफी करीब पहुंचकर रीटा जोर से चिल्लाई, मैं 300 पाउंड ड्रैगन का गोबर दान करूंगी। 300 पाउंड। उसने 2 बड़े बक्से मंगवाए और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। 2 पाउंड वजनी बिल्ली के बच्चे में तब्दील होकर उसने रूपांतरित होने से बच निकला। तारांकन शैडो क्यू। तारांकन ने बिल्ली के बच्चे को गोद में लेकर गहरी सांस ली। उसने साल के अंत में प्रमोशन के लिए अपने आवेदन में इस पूरी घटना को शामिल करने का फैसला किया, अपनी दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और धैर्य का प्रदर्शन करने के लिए। 2 मिनट बाद रीटा एवरी के कंधे पर थी और गहनों के रैक में रखे भरिंगों को घूर रही थी। कभी कभी वह उन पर अपना पंजा फिराती, मजे से। जब सभी लोग छोटे हो गए तो सिलास ने एवरी को थामने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रीटा, जो अभी भी बिल्ली के बच्चे के रूप में थी, सिलास के कंधे पर कूद गई और स्थिरता के लिए उसका कवच पकड़ लिया। एक बार तैयार होने के बाद सिलास ने समुद्र के नीचे स्थित एक ज्वालामुखी की तस्वीर खींची। लानिया काया के पानी के नीचे के जीवों ने तस्वीर के अंधेरे को रोशन कर दिया। गहरी सांस लो और उसे रोक कर रखो, सिलास ने चित्र में एक स्थान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। अचानक रीटा को ऐसा लगा जैसे उसे वॉशिंग मशीन में घुमाया जा रहा हो। सिलास के कंधे के कवच को कसकर पकड़े हुए उसने खुद को उस पल के लिए तैयार किया जब वे जमीन पर उतरे। ठंडा पानी उन्हें घेर रहा था, अंदर की ओर दबाव डाल रहा था और उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे 3-5 पॉइंट प्रति सेकंड की दर से कम होने लगा। सिलास और एवरी का स्वास्थ्य स्तर खतरनाक दर से गिरा, लगभग 5% प्रति सेकंड। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो पहले हर हफ्ते खिलाड़ियों को लानिया काया भेजता था ताकि वे वहां के प्रशिक्षकों के साथ अच्छे संबंध बना सकें और कुछ नई चीजें सीख सकें। काफी संसाधन खर्च करने के बावजूद केवल 3 खिलाड़ी ही सफल हो पाए थे। ब्यूरो ने लानिया काया की अकादमी में दाखिला लेने के लिए लोगों को भेजने पर भी विचार किया था। उन्हें लंबे समय से शक था कि रीटा की एक कीमिया गुरु लानिया काया है। ब्यूरो के 2 गुटों ने तो रीटा को अपने कीमियागर सिखाने के लिए पैसे देने का भी सुझाव दिया था। हालांकि वे इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है और ऐसा अनुरोध करने से उनके और रीटा के बीच रिश्ते में खटास आ सकती है। आपका अगला अध्याय साम्राज्य पर है। खेल के आक्रमण के बाद से रीटा अपने विकास पर केंद्रित थी। उसे प्रसिद्धि या सोशल मीडिया पर अपडेट की कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट थी। ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती थी। उसे दूसरों को सिखाने के लिए अपना समय कुर्बान करने के लिए कहना उसके विकास में बाधा ही डालता, जिसके परिणामस्वरूप एक साधारण कीमियागरों का समूह बन जाता। बेहतर यही था कि रीटा को स्वतंत्र रूप से विकसित होने दिया जाए और उसे ब्लू स्टार के लिए एक कुशल कीमियागर बनाने का लक्ष्य दिया जाए। रीटा की क्षमताओं की पूरी सीमा कोई नहीं जानता था, लेकिन जो कुछ भी सार्वजनिक रूप से ज्ञात था वह भी सम्मान अर्जित करने के लिए पर्याप्त था। विशेष मामलों के ब्यूरो द्वारा रीटा के मनोवैज्ञानिक विवरण के आधार पर, जब तक आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करते रहेंगे, भले ही वह आप पर पूरा भरोसा न कर पाती हो, वह आपको निराश नहीं करेगी। सहयोग के दौरान वह हमेशा बातचीत के लिए तत्पर रहती थी, लेकिन उसने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को निराश नहीं किया जो उसके प्रति सच्चा था। तारांकन छाया। प्रश्न तारांकन, क्या हम इन 2 औषधियों के लिए ऑर्डर दे सकते हैं? तारांकन रीटा तारांकन, जरूर, पहले तुम इन्हें आजमा कर देखो। अगर ये उपयोगी रहे तो मैं जल्द ही और बनाऊंगी। तारांकन छाया। प्रश्न तारांकन, बहुत बढ़िया। उन्होंने भुगतान का मुद्दा नहीं उठाया क्योंकि उन्हें पता था कि वे बाद में ब्यूरो को आंतरिक रूप से रिकॉर्ड करने के लिए इसकी रिपोर्ट देंगी। रीटा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ब्यूरो ने सिर्फ उसके बारे में इतनी सारी बैठकें की थीं। उसे बस इतना पता था कि अब तक ब्यूरो के साथ काम करना सुखद रहा है। उसने अपनी शर्तों पर उनकी मदद की, बिना किसी नाराजगी या देश की सेवा के दबाव के। और हाँ, उसने कभी कोई बेगार नहीं करवाई, जैसे गंदे कपड़े धोना, बिल्कुल नहीं, उसने कभी कपड़े धोए भी नहीं। शैडो क्यू को विदा करने के बाद रीटा ने निवालिस को बुलाया, जिसका इरादा उस इलाके में घूमने और टेलीपोर्टेशन एरे लगाने के लिए एक सुरक्षित छिपी हुई जगह ढूंढने का था। इसके अलावा वह अपने कंपास की दिशा का अनुसरण करके किसी संभावित खजाने की तलाश करना चाहती थी। जब निवालिस प्रकट हुआ तो रीटा ने पूछा, क्या आप पानी के अंदर सांस ले सकते हैं? तारांकन तारांकन निवालिस तारांकन, बेशक मैं कर सकता हूँ, मैं एक ड्रैगन हूँ। तारांकन रीटा तारांकन, क्या आप मुझे पानी के नीचे तैरते समय उठा सकते हैं? निवालिस ने रुकने से पहले अपना शरीर लगभग 2.5 मीटर बड़ा कर लिया। उसने रीटा की ओर पीठ करके पंख फड़फड़ाए। चलो चढ़ो। रीटा मुस्कुराए और निवालिस की पीठ पर कूद पड़ी। तुमने पहले कभी मेरे साथ हवाई यात्रा नहीं की।
निवालिस ने बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कहा था कि जब हम कालकोठरी से लड़ेंगे तो मैं तुम्हें उड़ा ले जाऊंगा, लेकिन तुमने अपने कौशल का अभ्यास करने पर जोर दिया। रीटा ने एक मध्यम स्तरीय पानी के नीचे सांस लेने की दवा पी ली जो 2 घंटे तक असरदार थी, फिर निवालिस के सिर पर थपथपाया। तुम बहुत अच्छे हो, निवालिस। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा हुनर है जिससे मैं पानी के दबाव से बच सकूं? उसे कम से कम कुछ तो भरोसा चाहिए था। निवालिस ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक बुलबुला उसके और रीटा दोनों के ऊपर छा गया। रीटा के तैयार होते ही वे बैरियर से बाहर निकल गए और निवालिस तैरती हुई दूर चली गई। उनके पीछे कई खिलाड़ी ड्रैगन की आकृति को उत्सुकता से देख रहे थे। यहां तक कि आसपास रेंग रहे दर्जनों भरिंगों ने भी अपने सिर और एंटीना ड्रैगन की ओर मोड़ दिए। जिस क्षण निवालिस प्रकट हुई, उनकी आंखें उस पर टिक गईं। एक ड्रैगन, और जो किसी को ले जाने को तैयार है। तारांकन खिलाड़ी ए तारांकन, ये रोल्स रॉयस से कहीं अधिक शानदार है। तारांकन खिलाड़ी बी तारांकन, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर मेरे पास एक ड्रैगन होता तो मैं उसे मुझे ले जाने नहीं देता। मैं ही उसे ले जाता, भले ही इसके लिए मुझे पानी में तैरना पड़े। तारांकन खिलाड़ी सी तारांकन, मैं निवालिस को अपनी पीठ पर धो सकता हूं, यहां तक कि जमीन पर भी। तारांकन एवरी तारांकन, हमारे साथ भी ऐसा ही है। तारांकन गन किंग तारांकन, मैं भी। शैडो क्यू ने नीचे देखा तो भरिंग भी गंभीरता से सिर हिला रहे थे, उनके लंबे एंटीना हिल रहे थे। उसने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला और ये दृश्य रिकॉर्ड कर लिया। बढ़िया, अगर ये लोग रैंकिंग में आ गए तो यह वीडियो बहुत मूल्यवान होगा। ... जैसे ही वे अवरोध से बाहर निकले, पानी के नीचे के जादुई जीवों की मंद रोशनी में रीटा और निवालिस ने खोजबीन शुरू कर दी। निवालिस ने अपने पंखों को बगल में मोड़ लिया, अपनी पूंछ को हल्के से हिलाया और हर हरकत के साथ उन्हें कई मीटर आगे बढ़ा दिया। उन्होंने बेस के चारों ओर कुछ बार गश्त की, फिर ज्वालामुखी की ओर बढ़े, एक ऐसी संरचना जो गहरे पानी के नीचे से भी अशुभ लग रही थी। रीटा ने ज्वालामुखी की ओर देखा, जो उस समय सुप्त अवस्था में था। उसे अंदर अग्नि तत्व की ऊर्जा का आभास हुआ, लेकिन वह अंधेरा था, एक भयानक, भयावह आभा बिखेर रहा था, मानो कोई जानवर अपने शिकार को निगलने के लिए घात लगाए बैठा हो। ज्वालामुखी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उन्हें एक संकरी दरार मिली जिसमें एक भूत समा सकता था। ये ज्वालामुखी के सबसे दूर वाले हिस्से में था, विशेष मामलों के बयूरों के बेस से सबसे दूर। रीटा एक भूत में तब्दील हो गई। दरार से अंदर घुसकर उसने एक टेलीपोर्टेशन एरे उकेरा और उसे अपने तारांकन पोर्टल तारांकन के लिए एक एंकर के रूप में स्थापित कर दिया। उसने पहले कीमिया की दुकान के स्टोर रूम में जो एरे लगाया था उसे हटा दिया था, लेकिन बाद में वहां बचे हुए किसी भी निशान को साफ करना जरूरी था। अपना मुख्य काम पूरा करने के बाद रीटा ने अपना तारांकन कंपास तारांकन निकाला। वह अभी भी चमक रहा था, उसकी रोशनी धीमी आवृत्ति पर चमक रही थी। वह और निवालिस चांदी की सुई की ओर इशारा करते हुए चल पड़े। जैसे जैसे वे खजाने के स्थान के पास पहुंचे, कंपास की रोशनी तेजी से चमकने लगी। निवालिस उत्साहित हो गया, क्या ये खजाने की खोज है? तारांकन रीटा तारांकन, ये खजाने की ओर इशारा करता है, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि यह क्या है। रीटा ये भी समझ गई कि कंपास को केवल तारांकन ही क्यों दर्जा दिया गया था और वह पहले कभी क्यों नहीं चमका था। 1 किलोमीटर के दायरे में और बिना मालिक के खजाने जैसे प्रतिबंध बहुत सीमित थे। 1 किलोमीटर के दायरे में कुछ भी मिल जाना पूरी तरह से किस्मत की बात थी। मालिकहीन खजाना और भी जटिल था। किसी चीज को मालिकहीन क्या बनाता है? अगर कोई वस्तु मालिक की जानकारी के बिना खो जाए तो क्या उसे गिना जाएगा? नहीं, क्योंकि वह मालिक के निधन तक उसकी ही रहेगी। अगर मालिक अपनी मृत्युशैया पर यह भी घोषित कर दे कि उसका खजाना किसी और का है, तब भी उसे नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वह आसानी से किसी नए मालिक को हस्तांतरित हो जाएगा। रीटा ने मूल रूप से मालिक रहित खजाना की विशेषता के कारण ये कंपास खरीदा था, क्योंकि वह किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि असली मालिक रहित खजाना कितना दुर्लभ होता है। कुछ मिनट बाद वे रुक गए। कंपास की चमक तारांकन उज्ज्वल मंद उज्ज्वल तारांकन की लय से बदलकर तारांकन तेज मंद तेज तारांकन हो गई। एक ही रैंक वाली वस्तु इतना हंगामा क्यों कर रही है? रीटा और निवालिस ने उत्सुकता से खुदाई शुरू कर दी, तारांकन कंपास तारांकन और आसपास के समुद्री जीवों की मंद रोशनी का सहारा लेकर। रीटा ने फावड़ा इस्तेमाल किया, जबकि निवालिस ने सीधे अपने ड्रैगन पंजों से खुदाई की। उन्होंने लगभग 7-8 मीटर खुदाई की थी, और जब रीटा को चिंता हुई कि कहीं स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो शोर सुनकर न आ जाए और उन्हें देखने न आ जाए, तभी उन्हें आखिरकार एक चीज़ मिली, एक छोटी सी लालटेन। ये छोटा सा लालटेन उसकी हथेली से बस थोड़ा ही लंबा था, चांदी जैसी धातु से बना था जो गहरे समुद्र के तत्वों का प्रतिरोध करता रहा था और बिल्कुल नया जैसा चमकीला था। ये ब्लू स्टार के किसी पुराने तेल के दिए जैसा लग रहा था, जिसके कांच के शेड के अंदर अनियमित धूसर सफ़ेद पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लगा था, जिससे हल्की चांदी जैसी चमक निकल रही थी।
रीटा ने लालटेन उठाई, जिससे उसका नाम पता चला, तारांकन क्रोधपूर्ण चंद्रमा A+ रैंक अपग्रेडेबल तारांकन तारांकन। उसकी सांस लगभग रुक गई। A+ आइटम, वह इस रैंक से बस एक कदम दूर था और मानो पूरी किस्मत से उसके हाथ में आ गया था। उसी समय उसकी तेज सुनने की क्षमता ने दूर से पानी की हल्की आवाज़ें पकड़ ली, इसलिए उसने जल्दी से लालटेन और कंपास को सुरक्षित रख दिया। उसने रेत में कुछ जगहें खोदी, उस जगह पर कुछ सिक्के छिड़के, फिर अपने थैले से थोड़ी मिट्टी निकालकर सिक्कों को आधा मीटर रेत से ढक दिया और ऊपर से कुछ और सिक्के भी डाल दिए। जब उसने आवाज़ को पास आते सुना तो उसने निवालिस को मिट्टी दबाने का इशारा किया और अपनी पीठ पर कूद पड़ी। गड्ढे से बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात एक विशेष मामलों के ब्यूरो के एजेंट से हुई, जो सुरक्षा जोखिमों के मद्देनजर उस इलाके में गश्त कर रहा था। रीटा और निवालिस को खुदाई करते देखकर वह उत्सुकतावश उनके पास आया। रीटा ने उसे विनम्रता से सिर हिलाकर अभिवादन किया और निवालिस के साथ धीरे धीरे तैरकर दूर चली गई। उनके जाने के बाद एजेंट गड्ढे में उतरा, उसे यकीन था कि वहां जरूर कुछ होगा। रीटा की प्रतिभा स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो में किसी से छिपी नहीं थी। वह उन्हें हर महीने तारांकन अनदर हैप्पी डे तारांकन रत्न बेचती थी और उन्होंने मान लिया कि उसकी ताकत और निवालिस के साथ उसका रिश्ता उसके जन्मजात भाग्य की वजह से है, जो लगातार उसे उसकी शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ें लाता रहता था। एजेंट ने उत्सुकता से एक औजार निकाला और खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी मेहनत के बाद उसे सोने के सिक्के मिले, वो भी सिर्फ एक या दो नहीं। उसने अथक खुदाई की, पहले से ही 6-7 मीटर गहरे गड्ढे को 2 मीटर और चौड़ा किया, फिर उसने गिनती की तो 32 सोने के सिक्के मिले। ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि थी। मिशन पूरा करने, पोषण खरीदने और गियर अपग्रेड करने के बाद भी उसने कड़ी मेहनत से 7 से भी कम सिक्के कमाए थे। रीटा ने कितना कुछ खोदा होगा, ये सोचकर ही वह रोमांचित हो गया। जब वह आखिरकार बेस पर लौटा तो बाकी लोग खाना खा चुके थे और एक मिलनसार खिलाड़ी ने पूछा कि क्या कोई खबर है। वह झिझका, दिखावा करने से खुद को नहीं रोक पाया और गर्व से सिक्के दिखाते हुए अपनी कहानी सुनाई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। गड्ढे से निकलने के बाद रीटा और निवालिस सबसे नज़दीकी शहर यासलान की ओर चल पड़े। उसे उस इलाके का नक्शा बनाना था और रास्ते में आने वाले संभावित खतरों का आकलन करना था, ताकि यह तय किया जा सके कि यासलान से होकर जाना बेहतर होगा या दूसरे शहर मूनशेडो की ओर। जब वे ब्यूरो के बेस से काफ़ी दूर पहुंच गए तो निवालिस ने उत्सुकता से पूछा, तुमने इतने सारे सिक्के क्यों गिराए? तारांकन रीटा तारांकन, हमने इतनी देर तक खुदाई की और इतना बड़ा गड्ढा बना दिया, कोई यकीन ही नहीं करेगा कि हमें कुछ नहीं मिला। कोई न कोई तो जांच करेगा ही, इसलिए कुछ न कुछ छोड़ देना ही बेहतर था। सिक्के सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। तारांकन तारांकन निवालिस तारांकन, क्यों? सिक्के मूल्यवान हैं। क्या आप कुछ औषधियां या उपकरण नहीं छोड़ सकते थे जिनकी आपको आवश्यकता नहीं थी? रीटा ने धैर्यपूर्वक समझाया, क्योंकि सिक्के अनियंत्रित कल्पना को जन्म नहीं देते। औषधि या उपकरण छोड़ने से खुदाई करने वाला बस यही सोचता रहेगा कि रीटा को क्या मिला, क्या ये किसी गुरु की औषधि थी? कोई पौराणिक उपकरण, ऐसी जगह पर कोई प्राचीन या पौराणिक औषधि मिलना नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन सोने के सिक्के, वे एकदम सही थे। वे उसके प्रयास को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त मूल्यवान थे, लेकिन असाधारण नहीं थे। अगर कोई यह अनुमान लगाने की कोशिश भी करता कि उसने कितना खोदा है, तो वे केवल मात्रा पर ध्यान केंद्रित करते। सोने के सिक्के मिलना मुश्किल था, लेकिन उच्च श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए कमाना असंभव नहीं था, इसलिए वे बेवजह ईर्ष्या नहीं भड़काते थे। अगर ब्यूरो को पता भी चल जाता तो वे खिलाड़ियों की जेब से कुछ सिक्के निकालने के बजाय राजस्व के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते। बेशक आदर्श परिणाम ये था कि एजेंट चुपचाप सिक्के खोद ले और किसी को कुछ न बताए। रीटा ने धैर्यपूर्वक निवालिस के साथ अपने तर्क साझा किए तथा उसे थोड़ा थोड़ा करके समझाया। इस बीच उसने उस पुरानी लालटेन की विशेषताओं की जांच की जो उसे मिली थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तारांकन क्रोधपूर्ण चंद्रमा ए जोड़ रैंक अपग्रेड करने योग्य तारांकन तारांकन। अंडस को किसी ने चांद का एक टुकड़ा चुराकर अंदर बंद कर दिया। चांद किसी का नहीं है, अंडस को। तारांकन कौशल 1, कक्षा तारांकन, यह आपको कहीं भी उड़ने की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए किसी वस्तु या प्राणी को अपने तारे के रूप में चिन्हित करना आवश्यक है। आपके और तारे के बीच की अधिकतम दूरी मीटर आपके HP से अधिक नहीं हो सकती और न्यूनतम दूरी आपके स्तर से कम नहीं हो सकती। तारे को चिन्हित करने में 5 सेकंड लगते हैं। इस कौशल का उपयोग करने से प्रति सेकंड कम से कम 10 मन की हानि होती है और तेज उड़ान से और अधिक मन की खपत होती है। तारांकन कौशल 2, समय और स्थान में भ्रमण। तारांकन आपको कुछ समय के लिए अतीत में लौटने की अनुमति देता है। समय अवधि दिन आपकी आयु पर निर्भर करती है और अवधि मिनट आपके स्तर पर निर्भर करती है। आपको अपने अतीत के द्वारा देखे जाने से बचना होगा। यदि आप देखे गए तो आपका HP 0 हो जाएगा। कूलडाउन 24 घंटे। नोट: पीछे छूटी कोई भी वस्तु 48 घंटों से अधिक नहीं रहेगी और समय के साथ नष्ट हो जाएगी।
तारांकन कौशल 3, क्रोधी चंद्रमा निष्क्रिय। तारांकन लालटेन तभी प्रकाशित होगी जब वह अच्छे मूड में होगी। नोट: सभी कौशलों के लिए आइटम को साथ ले जाना आवश्यक है, इसे अपने इन गेम इन्वेंट्री में रखने से इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। योजक चिन्ह। फिलहाल लालटेन की रोशनी धीमी हो गई थी, जिससे पता चल रहा था कि अंदर का चांद ठीक मूड में नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, चांद भले ही चिड़चिड़ा हो, रीता खुश थी। तारांकन क्रोधित चंद्रमा तारांकन को गले लगाते हुए उसने उस पर एक तारांकन बंधन पत्थर तारांकन रख दिया, जिसने लालटेन को उससे बांध दिया। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसने चंद्रमा को बांधा है। गहरे समुद्र का सन्नाटा उन्हें घेरे हुए था, लेकिन बुलबुले के अंदर निवालिस रीटा की धड़कन सुन सकता था। तुम्हें क्या हो रहा है? तारांकन रीता तारांकन, ये पहली नज़र में प्यार ऐसा ही होता है। तारांकन निवालिस तारांकन, हम एम्पायर में नई दुनियाओं का अन्वेषण करें। रीटा ने तारांकन क्रोधित चंद्रमा तारांकन को अपने माथे से बिखरे बालों को झटकते हुए छुपा लिया। उफ, ये तो बड़ी मुसीबत है। मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, ये तो वाकई एक समस्या है। अगर किसी को पता चल गया तो। तारांकन ऑर्बिट तारांकन और तारांकन वॉक थ्रू टाइम एंड स्पेस तारांकन दोनों ही वास्तव में एजोर रैंक के योग्य थे, और ये तथ्य कि लालटेन को अभी भी उन्नत किया जा सकता था उसकी खुशी को और बढ़ा देता था। निवालिस, छी। रीता किसी अतिसक्रिय बच्चे की तरह बेचैन होकर तारांकन क्रोधित चांद तारांकन को एक तरफ रख दिया और तारांकन कंपास तारांकन निकाल लाया, उसे प्यार से सहलाया और फिर चूमा। तुम नन्ही परी हो, उसने कहा। ये सिर्फ ही रैंक वाली चीज़ कैसे थी? उसे इस बात पर लगभग गुस्सा आ गया। इसे अपने पास रखना चाहती थी, इसलिए रीटा ने कंपास को लिया और उसे अपनी जेब घड़ी की चेन से लटका दिया। उसने निर्णय लिया कि इसे बाहर रखना बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है कि इससे पहले उसने कोई कीमती चीज़ खो दी हो। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो ने वाकई एक वीरान जगह चुनी थी। हालांकि रीटा को उम्मीद थी कि कुछ जीव इस तरह के कठोर वातावरण में ढल जाएंगे, लेकिन उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आसपास कोई भी महत्वपूर्ण प्राणी नहीं था। समुद्री जीवों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए और इस तरह दूसरी जातियों को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि उस इलाके में इंसान है, उसने एक जेलीफिश ढूंढी और उसे छूकर खुद को एक गहरे समुद्र के जीव में बदल लिया। हालांकि इस प्रक्रिया में उसे डंक लग गया। इससे पहले कि वह अपनी मारक औषधि का इस्तेमाल कर पाती, निवालिस ने उस पर एक तारांकन विशेषज्ञ चिकित्सक तारांकन मंत्र डाल दिया। इसके बाद उसने जेलीफिश का रूप धारण कर लिया और निवालिस के सिर के ऊपर बैठ गई तथा उसे इधर उधर ले जाने लगी। वे कई बार आसपास घूमे और जो भी प्राणी पर्याप्त शक्ति या बुद्धि वाला था, वह ड्रैगन की आभा को भांपकर भाग गया। इन गश्तों के दौरान कंपास कुछ और बार चमका, जिससे वे दोनों उत्सुकता से खुदाई करने लगे। हालांकि ज्यादातर नतीजे निराशाजनक ही रहे। एक बार उन्हें लेवल 3 का हरा बूट मिला, दूसरी बार केवल एक सिक्का मिला और अंततः एक जानवर की हड्डी मिली, जिसके बारे में निवालिस ने दावा किया कि वह अधिकतम लेवल 10 की थी। रीटा ने तारांकन कंपास तारांकन के साथ खेला, ये समझते हुए कि उसे ई रैंक क्यों दिया गया था। ये वस्तु नैतिक रूप से प्रशंसनीय तो थी, लेकिन इसमें विवेक की कमी थी। यह इससे बेहतर रैंक की हकदार नहीं थी। तारांकन कछुए का जैद तारांकन निकालकर उसने उस पर एक सिक्का उछाला और तारांकन कंपास तारांकन के मार्गदर्शन में खुदाई जारी रखी। इस बार किस्मत वाकई उसके साथ थी। कभी कभी कंपास दो अलग अलग दिशाओं में घूम जाता और वह अपनी सहज बुद्धि के अनुसार चुनती कि उसे कौन सी दिशा खोदनी है। खोज काफ़ी बेहतर थी। उच्च स्तरीय औषधियाँ बनाने में सक्षम जानवरों की हड्डियाँ, सिक्कों से भरा एक छोटा थैला, टूटा हुआ नीला गियर और यहाँ तक कि एक अंगूठी पहने हुए शव भी। आगे खुदाई करने पर उसे आश्चर्य हुआ कि उसे एक महाजोंग टाइल मिली, तारांकन 3 10,000 तारांकन। पिछले वाले के विपरीत इस पर नेक्रोमेंसर लिपि में निशान थे और हर एक स्ट्रोक एक सफ़ेद हड्डी जैसा लग रहा था। इसकी बनावट जैद जैसी थी, छूने पर बर्फ जैसी ठंडी। उसने नए खोजे गए तारांकन 10,000 तारांकन को तारांकन 6 सकल तारांकन के बगल में रखा, जिसे उसने मिस्ट ब्लेड से चुराया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यद्यपि उनमें कोई स्पष्ट संबंध नहीं था, फिर भी उनके समान आकार और रूप रंग के कारण वे एक ही जैसे लगते थे। रीटा ने नई तारांकन 3 10,000 तारांकन टाइल और तारांकन 6 वृत्त तारांकन वाली टाइल को एक छोटे से डिब्बे में रखकर रख दिया। अगर मिस्ट ब्लेड इस चीज़ को अपने साथ रखती तो भले ही उसे इसका महत्व समझ न आता, वह इसे कम नहीं आंकती। 6 घंटे बाद तारांकन डिस्गाइज तारांकन का कूलडाउन खत्म हो गया और वह यासलान शहर जा सकती थी। रीटा ने तारांकन कंपास तारांकन को वापस अपने बैग में रखने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाई। अगर उसने उसे बाहर रखा और उसे जलते हुए देखा, उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार उसे तारांकन क्रोधपूर्ण चंद्रमा तारांकन तक पहुंचाया था, तो वह जानती थी कि वह फिर से उसे ढूंढने से खुद को नहीं रोक पाएगी। सिर्फ कबाड़ ढूंढने के लिए उसे खोदना निराशाजनक होगा, लेकिन न ढूंढने से उसकी चिंता और भी बढ़ जाएगी।
आखिरकार अगर इससे उसे कोई और A+ या S रैंक वाली चीज़ मिल जाए, जैसे मान लीजिए कोई मिलांचली स्टार या सिलीसन ब्लू स्टार में, यह कोई समस्या नहीं थी। सालों के निर्माण कार्य के कारण भूमिगत खजानों की ज़्यादातर खुदाई हो चुकी थी और उसने पहले कभी कंपास की चमक नहीं देखी थी, इसलिए उसने अंततः उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन लानिया काइया में हालात अलग थे। यहाँ की ज़मीनों में कितने ही बेमालिक खजाने बिखरे पड़े थे, इस पर ध्यान दिए बिना भी जब भी वह लानिया काइया आती, उसके सामने पहले से ही ज़रूरी काम होते थे। वह ऐसे खजाने की तलाश में समय बर्बाद नहीं कर सकती थी जो उसकी योजनाओं में बाधा बन सकता था। अभी के लिए इसे टाल देना ही बेहतर था। तारांकन क्रोधित चंद्रमा तारांकन को अकेले ढूंढना ही काफ़ी फायदेमंद था। भविष्य में वह इसे भाग्य पर छोड़ देगी। आज की तरह ज़रूरत पड़ने पर भाग्य उसका साथ देगा, या शायद एक दिन जब उसके पास समय होगा तो वह तारांकन कछुआ जैद तारांकन के साथ अपनी किस्मत को बढ़ाएगी और पूरा दिन पानी के नीचे खजाने की खोज में बिताएगी। रीता हमेशा से अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने संयम को मानती थी। कंपास को एक तरफ रखकर वह और निवालिस यासलान शहर की ओर चल पड़े। समुद्री राक्षसों का मुख्य शहर यासलान शहर अपने 1/3 क्षेत्र में पानी से रहित था, जिससे अन्य जातियों को व्यापार और मेलजोल का मौका मिलता था। जब रीटा पहले गहरे समुद्र के दबाव को झेल नहीं पाती थी तो उसने सूखे इलाके में एक भूत को ढूंढ निकाला था ताकि वह अपने सोने के बदले सिक्के ले सके। सिक्कों की बात करें तो रीटा ने अगले कुछ दिनों में बाकी बड़े शहरों की यात्रा करने और जितना भी सोना मिल सके उसका व्यापार करने की योजना बनाई। रिक से निपटने के बाद वह स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो को सोने को सिक्कों में बदलने का तरीका बताएगी। आपका अगला लेक एम्पायर पर आपका इंतजार कर रहा है। उसकी शक्ति उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां वह अब सबसे कमज़ोर, खतरनाक दौर से बाहर थी। उसे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी कि ब्यूरो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि सिर्फ इसलिए बेकाबू हो जाएगा क्योंकि उसके पास सिक्कों की कमी नहीं थी। उसे इस बात का भी डर नहीं था कि ब्यूरो अपने पैसों से देश में स्तरीय प्रतिभाओं की खोज करने लायक चीज़ें या हुनर खरीदेगा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास सुरक्षा के लिए तारांकन स्तरीय पॉकेट घड़ी तारांकन थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर ब्यूरो को पता भी चल जाए कि उसकी प्रतिभा 20 स्तरीय से परे है या वे किसी वजह से उसके खिलाफ हो जाएं, तो भी वह बिना किसी नुकसान के बच निकल सकती है। उसे स्वार्थी कहें या निर्दयी, लेकिन उसका मूल सिद्धांत हमेशा आत्मरक्षा को सबसे पहले रखता था। उसकी क्षमताओं का मतलब था कि अगर उसे पता चल गया तो वह निशाना बन जाएगी, और खुद को ये समझाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा कि उसके ज़्यादातर आंकड़े दूसरी जातियों से चोरी करके आए हैं। कभी कभी दूसरों के पास जो कुछ नहीं होता वह आपको निशाना बनाने के लिए पर्याप्त होता है। इसके अलावा उसने वास्तव में रिक जैसे ब्लू स्टार खिलाड़ियों को निशाना बनाया था, जिससे वह अनजान लोगों की नज़रों में निर्दयी और बेरहम प्रतीत हुई। शुरुआत में उसने ब्यूरो के साथ इस बात पर सहमति जताई थी कि वह उन्हें सोने से सिक्के बनाने की विधि दिसंबर में बताएगी, यानी खेल के शुरू होने के 1 साल बाद। समय से पहले ही यह बात बता देने से न सिर्फ ब्यूरो पर अच्छा प्रभाव पड़ता, बल्कि उसे कुछ शर्तें तय करने का मौका भी मिलता। वह अपने प्रति ब्यूरो के रवैये से संतुष्ट थी, लेकिन ये रवैया उसे स्वयं के सोचे समझे प्रयासों से अर्जित करना था। कब समझौता करना है, कब पीछे हटना है, कब उदार होना है और कब अनभिज्ञता का नाटक करना है। उन्होंने तारांकन अनदर हैप्पी डे तारांकन से अपना लाभ एकत्र करने में जल्दबाजी नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने ब्यूरो पर अपना भरोसा व्यक्त किया था। हालांकि मुख्य कारण ये था कि वे आमने सामने के लेन देन के लिए ब्यूरो के बार बार चक्कर नहीं लगाना चाहती थीं। वे इस बारे में कुछ ज़्यादा ही गहन थे। ये तारांकन शैडो क्यू तारांकन के साथ उसके आमने सामने के व्यवहार से भिन्न था। ब्यूरो के साथ व्यवहार करते समय सभी लेन देन की गणना और हस्ताक्षर व्यक्तिगत रूप से करने होते थे, जिसमें रसीद साबित करने के लिए सिक्के प्राप्त करने के बाद पुनः हस्ताक्षर करना भी शामिल था। ब्यूरो वास्तव में छिपे हुए नुकसानों से भरा हुआ प्रतीत होता है। ये प्रक्रिया बहुत जटिल थी और रीता सबके सामने हवा से सिक्के नहीं निकाल सकती थी। हालांकि सोने को बदलने की सूचना आने वाली थी, इसलिए वह पहले से ही स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो से सारा सामान निकालने की योजना बना रही थी। वह उसे अनिश्चित काल तक वहां नहीं छोड़ सकती थी, कहीं वह खत्म न हो जाए। सच तो यह है कि अकेले रहना सबसे मुश्किल रास्ता है। अगर आपको रोकने वाला कोई संगठन नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी रक्षा करने वाला भी कोई संगठन नहीं है और आपको हर चीज़ खुद ही संभालनी होगी। अगर वह बहुत ज़्यादा सहमत होती तो उसका फ़ायदा उठाना आसान होता। अगर वह बहुत ज़्यादा हठी होती तो स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो उसे बहुत ज़्यादा विद्रोही समझ लेता, जो सिर्फ अपने हितों का ध्यान रखती है। उसे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने देना फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता था। वे उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते, शायद उसे कीमिया सिखाने के लिए भी मजबूर करते, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ब्यूरो को शक था कि लानिया काया में उसका कोई गुरु है। वे उसके खिलाफ धार्मिकता का भी इस्तेमाल कर सकते थे और सरकार देशभक्ति का राग अलाप सकती थी, जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। स्पेशल अफेयर्स ब्यूरो किसी परीक्षा का कोई वीर महान पात्र नहीं है। और रीता
वह कोई आत्मत्यागी मासूम बच्ची नहीं थी। ये सब सही था क्योंकि शुद्ध शाश्वत नायक और परोपकारी खरगोश शायद ही कभी अंत तक जीवित रहते हैं। यासलान शहर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर रीटा ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके एक मरे हुए प्राणी में बदल दिया। फिलहाल वह चंद्र लोमड़ियों को छोड़कर किसी भी अन्य जाति से ज्यादा उनके बारे में जानती थी। उसने अपने पूरे कपड़े और गियर बदल दिए, जबकि निवालिस अस्थायी रूप से अपने पालतू जानवरों के स्थान पर लौट गई। शहर के फाटकों के पास पहुंचते ही रीटा ने तनावपूर्ण माहौल देखा। पहली बात तो ये कि वहां एक नया वांटेड पोस्टर लगा था, जिसमें एक लोमड़ी दिखाई दे रही थी जो साफ तौर पर निर्दोष थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान न देने की कोशिश की। दूसरी बात, हर आने जाने वाले से, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, फाटक की रखवाली कर रहे समुद्री कल्पित बौने कड़ी पूछताछ कर रहे थे। इसके अलावा फाटकों पर लगी लालटेनों की जगह अब इंजीनियरिंग से चलने वाले ऊर्जा लैंपों की जगह सुगंधित मोमबत्तियां जलाई जा रही थीं। मूनफॉक्स लाइब्रेरी में समय बिताने के बाद रीटा किसी भी सुगंधित चीज को कम नहीं आंकती थी। उसकी नज़र गेट के पास तैरते हुए एक अजीब से फल पर पड़ी, जो तरबूज जैसी धारियों वाला एक काले टमाटर जैसा था। हजारों तरह की जड़ी बूटियों के बारे में अपनी जानकारी के बावजूद वह उसे तुरंत पहचान नहीं पाए। इससे उसे स्क्रील जाति की याद आ गई, जो अजीब पौधों की खेती करना और उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करना पसंद करते थे। निश्चित रूप से यह बढ़ी हुई सुरक्षा केवल कुछ चोरी हुई पुस्तकों और एक महाजोंग टाइल के कारण नहीं थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बीच मिस्टब्लेड मून सम्राट के महल में 3-6 पूंछ वाले चंद्र लोमड़ियां सिंहासन के सामने खड़ी थीं तथा सभी प्रमुख शहरों में हाल ही में किए गए खोज प्रयासों की सूचना दे रही थीं। किताबें चोरी होने के तुरंत बाद एक टीम फ्रॉस्टटेल कबीले में भेजी गई, जहां उन्हें फ्रॉस्ट एम्ब्रॉयडर नाम का एक 2 महीने का बच्चा मिला। उन्होंने हर फ्रॉस्टटेल 6 पूंछ वाली लोमड़ी की भी जांच की, लेकिन किसी भी संदिग्ध गतिविधि का कोई संकेत नहीं मिला। सभी के पास उस दिन के लिए सत्यापन योग्य बहाने थे। हर तरह की गंध के साथ गहन खोजबीन के बावजूद उन्हें बड़े शहरों में कहीं भी लोमड़ी नहीं मिली। स्क्रिल्स खोज में मदद कर रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा था। मिस्टब्लेड मून सम्राट चुपचाप बैठा भावशून्य भाव से सुन रहा था। रिपोर्ट समाप्त होने के बाद उसने पूछा, क्या औषधि वापस मिल गई है? बीच में बैठी लोमड़ी ने दोनों हाथों से एक बोतल पकड़ी हुई थी। ये पहले वाले खरीदार से पहले ही खरीद ली गई है। उसके पीछे सम्राट का धुंधला रूप हिला और अपनी पूंछ हिलाकर उसने औषधि को पास खींच लिया, उसे एक धूसर बादल में ढंक दिया। 200 स्वर्ण मुद्राओं की औषधि धुएं के रूप में हवा में विलीन हो गई। मिस्टब्लेड ने समूह को संबोधित करते हुए कहा, डार्क सिटी में एक दस्ता भेजो और अपाचे पर नजर रखो। वह उस दुस्साहसी चोर का पता नहीं लगा सकी, लेकिन उसे पता था कि लानिया काया में सिर्फ एक ही लोमड़ी है जो चंद्र लोमड़ी के रसायन विज्ञान के राज चुराने की हिम्मत कर सकती है। अपाचे, वह मूर्ख उपद्रवी। भला कौन किसी को उसका मजाक उड़ाने और ताना मारने के लिए भेजेगा? और उसने इनाम में मिली औषधि को नकदी के बदले बेचने की हिम्मत की। सम्राट को संदेह हुआ कि उसकी चुराई हुई तारांकन 6 डॉट्स तारांकन भी उसी चोर का काम है। उद्धरण चिन्ह ... पोलर डे सिटी में लूसिया पर नजर रखने के लिए एक और दस्ते को नियुक्त करें। हस्तक्षेप न करें, बस उसके पास आने वाले किसी भी अपरिचित आगंतुक पर नजर रखें, उसने कुछ देर रुकने के बाद कहा। एक क्षण बाद उसने आह भरी और कहा, पोलनाइट सिटी में तासु और 4 सीजन्स सिटी में पाइनकोन के लिए भी यही बात है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, मिस्टब्लेड उसकी कनपटियां रगड़ता रहा। बस इसका कोई अंत नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डार्क सिटी की कीमिया की दुकान पर अपाचे खिड़की के पास बैठी पड़ रही थी। हालांकि कवर फॉलिंग इन लव विद अल्कमी जस्ट फॉलिंग इन लव विद यू ने नीचे लिखे मूनलाइट एलिक्सिर द अल्केमिस्ट्स की खंड 18 को छुपा रखा था। उसने गली के कोने पर एक लोमड़ी की पूंछ का निशान देखा, जो मुस्कुरा रही थी। वह ऐसी नौसिखिए गलतियां करने के लिए बहुत सतर्क थी। जैसे जैसे माहौल तनावपूर्ण होता गया, उसके एकांत में जाने की संभावना उतनी ही कम होती गई। इससे मिस्टब्लेड को बस यही आभास होता कि उसके हाथ कोई कीमती चीज लग गई है। फिर भी रीता के साथ पाठ के लिए उसके पास अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी। जैसे ही वह अपने छात्र के बारे में सोच रही थी, खिड़की पर एक हुड पहने हुए व्यक्ति का आभास हुआ। हुड पहने हुए व्यक्ति, एक मरे हुए जादूगर, ने अपाचे की किताब की ओर देखा। अरे, तो तुम्हें भी यह महाकाव्य पसंद आया? अपाचे ने आकृति का नाम जांचा। रोकवनरा। एम्पायर पर नई कहानियों का अनुभव करें। अपाचे, अब यहाँ आ जाओ। रोकवनरा, जरूर। रीटा दुकान में घुसी और अपाचे के पास बैठ गई। गुरुजी, मेरे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। अपाचे ने मेज के नीचे से उसे एक नोटबुक थमा दी। ये मेल्टिंग टाइम के लिए सामग्री तैयार करने के नोट्स हैं। जाओ, खुद सीख लो। क्या उसे पहले भी एक एक करके पढ़ाई नहीं मिलती थी? रीता ने उसे अजीब नज़रों से देखा। टीचर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे। बिना एक पल भी गंवाए अपाचे ने पन्ना पलटा। मिस्टब्लेड में लोग मुझे देख रहे होंगे।
अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा तो जितनी बार चाहो आ जाओ। रीता ने नोटबुक ली और खड़ी हो गई। टीचर, मुझे और भी काम है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। अपाचे ने हंसते हुए दोहराया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारा रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। रीता, देखो अब तुम बहुत भावुक हो रहे हो। अपाचे। रीता को तुरंत बोतल से दुकान से बाहर निकाल दिया गया। फिर वह नीलामी घर में उपलब्ध एस रैंक कौशल की तलाश में गई, लेकिन कुछ न मिलने पर वह वहां से चली गई। एक पोर्टल का इस्तेमाल करके वह यासलान शहर लौटी, अदृश्यता को सक्रिय किया और सीधे ब्लू स्टार पर ज्वालामुखी क्रेटर की ओर बढ़ गई। हालांकि यह थोड़ा झंझट भरा था, लेकिन फैंटम शिफ्ट ने इसे सहने लायक बना दिया। पहले कीमिया की दुकान तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट लगते थे, लेकिन अब 8 मिनट का चक्कर लगाना पड़ता था और आने जाने का खर्च 5 स्वर्ण था। लेकिन रीटा के लिए यह सब सार्थक था। परेशानी के बावजूद ज्वालामुखी ने उसे मानसिक शांति प्रदान की।